अच्छा जी, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की क्लास में मैं क्लास में बाकायदा पढ़ाई करने से पहले ना कुछ एक दो बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले कि मैं हूँ कौन। बहुत सारे लोग तो मुझे जानते हैं पहले से, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। अच्छा, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू की थी 2012-13 के टाइम पे शुरू की थी, और वो मैंने शुरू की थी इसी टेक्नोलॉजी पे, वेब डेवलपमेंट को लेकर। और उस ज़माने में एंगुलर करके चीज़ होती थी, तो उस पे हम काम करते थे। फिर उसके बाद एंगुलर 2 आ गई, फिर वो मार्केट काफ़ी मूव होना शुरू हो गई। फिर रिएक्ट आ गई, रिएक्ट भी काफ़ी चेंज हो गई, तो ये साथ साथ उसको लेकर चलते रहे। अच्छा, उसके बाद फिर 2016-17 में थोड़ा सा एआई की हाइप बन गई, तो एआई की तरफ भी मूव हो गया थोड़ा सा मैं। अच्छा, तो वेब डेवलपमेंट के साथ साथ अभी राइट नाउ जो मेरी स्पेशलिटी है वो एआई, चैटबॉट और वॉइस एप्लीकेशन है। ठीक है, लेकिन जो ज़ाहिर है जिस चीज़ से करियर शुरू किया था वो भी साथ साथ चल रहा है। वो ज़ाहिर है वेब डेवलपमेंट तो हर चीज़ की बेस है ये। ठीक है ना, ये वेब की टेक्नोलॉजीज़ ये तो कहीं नहीं जाती। वेल, तो वेब डेवलपमेंट जो है मेरा जो करियर जिससे मैंने स्टार्ट किया था, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। और फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ मैं इस वक्त, और इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहा हूँ, जिसमें वेब शामिल है और जिसमें वॉइस और चैटबॉट ये चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, अपवर्क पे आम तौर पे काम कर रहा होता हूँ, फाइवर पे काम करता हूँ। अम, अच्छा, तो अच्छा, अब अगली बात, ये तो मेरा छोटा सा इंट्रो हो गया कि मुझे 10 साल का ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, और ख़ास तौर पे वेब डेवलपमेंट का बड़ा एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये वाला कोर्स क्यों कर रहे हैं हम। ये वाला कोर्स क्योंकि इसकी फ़ीस भी बहुत कम है, 1500 रुपये महीने की फ़ीस है। तो आपके जहन में ये सवाल आएगा कभी ना कभी कि सर फुल टाइम फ्रीलांसर हैं आप तो अच्छे पैसे बना लेते होंगे, तो ये 1500 रुपये महीने वाली चीज़ में क्यों टाइम अपना ज़ाया कर रहे हैं आप। तो उसका जवाब बहुत सिंपल सा है कि मेरा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो तो वही है, फुल टाइम फ्रीलांसिंग जो है। लेकिन ये जो पढ़ाने का मकसद है, इसका एक बहुत मेन और बहुत सिंपल सा मकसद है कि एक तो जिन टीचर्स ने मुझे सिखाया, जिन्होंने मुझ पे मेहनत की और मुझे इस काबिल बनाया, उसमें मेरा तो कमाल नहीं है, ज़ाहिर है जिन लोगों ने मेरे पे मेहनत की है उनका कमाल है। तो अब मेरे पे भी कुछ ना कुछ बनता है कि मैं भी आगे किसी को कम से कम किसी ना किसी काबिल बनाऊं कि चार वो पैसे कमा ले अपने लिए। अच्छा, तो एक तो ये बात है, लेकिन मेन जो असल बात है कि इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान बैंकरप्सी के दहाने पे खड़ा हुआ है और कोई हाल नहीं है हमारा। कल मैं जा रहा था रास्ते में, आपने अगर मेरी लाइव वीडियो देखी हो तो वो रोड ब्लॉक करके लोग खड़े हुए थे, आधे घंटे तक रोड ब्लॉक हुआ हुआ है। तो उनका कोई प्रॉब्लम हो गई थी इलेक्ट्रिसिटी की, इसके लिए उन्होंने रोड बंद किया हुआ था। अच्छा, तो फिर मैं जैसे ही लाइव सेशन करने लगा तो एक दोस्त ने मैसेज किया कि यार जितनी देर में आप लाइव सेशन कर रहे थे ना, एक और धमाका हो गया। तो पाकिस्तान के हालात का भी कोई पता नहीं चल रहा, दिन ब दिन ख़राबी होते जा रहे हैं। अच्छा, और हर तरफ से जो है ना हमारे पास कोई ऐसी उम्मीद की किरण नहीं है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, नौजवान लड़कों के पास और लड़कियों के पास जॉब्स नहीं है करने के लिए, और अल्टीमेटली फिर होता ही है कि वो दूसरी चक्रों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कुछ गैर कानूनी हरकतें शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपने पिछले दिनों अभी देखा होगा कि स्ट्रीट क्राइम बहुत रूज पे चला गया था दरमियान में, 2-3 महीने पहले। तो मेन जो इस क्लास का मेरा मकसद है ना वो ये है कि नौजवान नस्ल को कुछ थोड़ा बहुत ऐसा सिखा दिया जाए कि वो चार पैसे बनाने के काबिल हो जाएं। क्योंकि मैंने यहीं रहना है, इसी जगह पे रहना है, तो अगर इस जगह को बेहतर बनाने के लिए मैं थोड़ा सा भी कुछ कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो मुझे ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपके माशरे में सुधार आ सकता है किसी भी किस्म का, तो वो उसका जो रूट कॉज बनेगा वो एक ही चीज़ बनेगी, वो बनेगा एजुकेशन। और एजुकेशन तो चलो कहने को ठीक है, लेकिन एजुकेशन ऐसी कि जो फ़ौरन जो पैसे भी जिससे कमा सके बंदा, तो अच्छा भी लगता है ऐसी पढ़ाई करने में। तो ये मेरा मेन मकसद है, क्योंकि अभी
मैं यहाँ रहूँगा, मेरे आने वाली नस्लें यहाँ पे रहेंगी। अभी कल जो अब कल वाली जो मेरी लाइव वीडियो है, अब तो इस तरह के माहौल को देखकर तो मुझे हौल उठ जाता है ये सोच के कि मेरे आने वाली नस्लें इसी जगह पे रहेंगी वो, और ये हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। तो सोच के मुझे हौल उठ जाता है कि मेरी आने वाली नस्लें इस जगह पे उसने रहना है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक काविश है कि भाई जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लड़कों को थोड़ा सा किसी काबिल बना दूँ। अच्छा, तो ये हो गया मेन रीज़न। स्टिल मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो वही फ्रीलांसिंग है, फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ मैं। अच्छा, अब एक बात और, कुछ छोटे मोटे ना रूल हैं इस जो शुरू में हमें सेट कर लेने चाहिए। नंबर 1 रूल उसमें से है रिस्पेक्ट, कि सब लोगों की रिस्पेक्ट करनी है आपने। अगर आप किसी का, आप में से बहुत दिल कर रहा है बदतमीज़ी करने का, तो वो मुझसे करें। आपस में एक दूसरे से आपको बदतमीज़ी करने की या क्या कहते हैं रूड लहजे में बात करने की कोई इजाज़त नहीं है मेरी तरफ से। ठीक है, अगर कोई आपस में आपसे रूड हो भी रहा है कोई, तो आप थोड़ा सा अकल से काम लें और आप उसको जवाब ना दें। ठीक है, तो फिर मैं देख लूँगा उसको कि वो क्यों रूड हो रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ करता हुआ कोई भी पाया गया तो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब एक हेल्दी माहौल बनता है तो वहाँ पे लर्निंग होती है। ठीक है, लर्निंग के लिए आपको एक हेल्दी माहौल चाहिए होता है, एक पीसफुल माहौल चाहिए होता है। अगर ये किसी ने भी कोई आपस में इस तरह किया, क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट्स होते हैं, नौजवान खून है, तो थोड़ा खून गर्म होता है बंदे का, तो कभी गुस्सा भी आता है, मुझे भी बहुत आता है गुस्सा। ठीक है, तो लेकिन आपस में बिल्कुल एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। अच्छा, क्योंकि रिस्पेक्ट आप करेंगे तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, गिव एंड टेक वाली बात है। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जो है ना आप कोई हमारे वडेरे भी सारे यही कर रहे हैं जो अभी हुकूमत में बैठे हैं। वो चाहते हैं कि डंडे के ज़ोर पे हमें इज़्ज़त करवा लें। डंडे के ज़ोर पे इज़्ज़त कोई भी नहीं करवा सकता, आपको इज़्ज़त देनी पड़ती है, फिर ही आपको मिलती है। तो आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है अच्छी तरह। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये कोर्स किन लोगों के लिए, ज़रा ये भी एक दफ़ा मैं रिवाइज़ करवा दूँ आपको कि ये कोर्स किन लोगों के लिए। ये कोर्स सबसे पहले तो एब्सोल्यूट बिगनर्स जो हैं, जिनको प्रोग्रामिंग का कोई भी नहीं पता, कभी प्रोग्रामिंग नहीं की। ये वैसे अलग अलग मैं लोगों को बताता रहा हूँ ये, लेकिन इंडिविजुअली तो बताता रहा हूँ। मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ एक बार मैं रिपीट करूँ। अच्छा, नंबर 1 वो बंदा जो एब्सोल्यूट बिगनर है, जिसको कुछ भी नहीं आता। अच्छा, और वो चाहता है कि मैं 3-4 महीने लगा के ये कोर्स सीख जाऊँ, और 3-4 महीने लगा के कोर्स सीखने के बाद 3-4 महीने उसकी प्रैक्टिस करके कुछ कमाने के काबिल हो जाऊँ। तो ये उन लोगों के लिए। अच्छा, ये उन ख़वातीन के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहती हैं कि वो अपने लिए ख़ुद अर्निंग करें, क्योंकि ख़वातीन के लिए ये कोर्स बहुत बेस्ट हो सकता है, बहुत ही अच्छा हो सकता है। अच्छा, मेरे पास से तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। कोई एक दोस्त कह रहे हैं कि स्क्रीन उनके पास आना बंद हो गई है। दोस्त मेरे अच्छा पास बस एक छोटा सा क्वेश्चन था, अगर आप मैं पूछना चाहूँ पूछ जी, सकता हूँ? जी प्लीज़। सर आपने जिस तरह कहा कि ये कोर्स करने के बाद फिर 4 महीने मेहनत करके, मतलब अपनी सेल्फ स्टडी करके बंदा कुछ अर्निंग के काबिल, तो क्या इसमें इज इट पॉसिबल कि बंदा कोई ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर सके, स्टोर वगैरह क्रिएट कर सकेगा? जी, इंशाल्लाह इसके भी बारे में बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, तो एक मैंने ज़िक्र किया कि वो बंदा जो एब्सोल्यूट बिगनर है। दूसरा ख़वातीन के लिए ये फ़ील्ड बहुत बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। इससे अच्छी कोई फ़ील्ड ख़वातीन के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे ख़ास तौर पे हमारे कंट्री में ख़वातीन के साथ जो है वो ट्रैवल का बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि लड़कों के पास तो बाइक होती है, वो बाइक चलाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, और वो जाके जॉब भी कर लेते हैं। रात को देर से भी आना पड़े तो कोई मसला नहीं है उनके लिए। तो और घर की भी कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं होती उनके ऊपर कि मतलब खाना वगैरह बनाना या इस तरह की जो भी सफाई सुथराई वगैरह, ये वाली ज़िम्मेदारियाँ लड़कों पे आमतौर पे नहीं होती। लड़कियों पे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर दूसरा ये कि वो अगर कहीं भी जाना है उनको, तो बस चिंची पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत बुरा हाल है।
या किसी की से रिक्वेस्ट करे कि भाई छोड़ कर आ जाए या अब्बू छोड़ कर आ जाएँ, पहुँचा के आ जाएँ, फिर लेने के लिए जाएँ। और फिर अगर दूर है तो फिर वो एक अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि अब इतनी दूर छोड़ने कौन जाए, करीब हो तो चलो कोई पहुँचा कर आ जाए फिर वापस ले आए। तो पहली बात तो लर्निंग करना, सीखना, ये भी एक प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि ज़ाहिर है यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट भी ज़ाहिर है हर किसी के घर के पास तो नहीं होते। फिर जॉब करना भी इसलिए एक प्रॉब्लम रहता है कि जॉब में आमतौर पे लेट सेटिंग्स होती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर ख़ास बात करूँ मैं, या कोई भी जॉब करें अगर, तो टाइमिंग ऊपर नीचे होती है, कभी थोड़ा लेट वेट भी होता है, फिर जाने आने का प्रॉब्लम स्टिल अपनी जगह है। तो ये ऑनलाइन क्लास आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप और एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, और आपकी पूरी पढ़ाई हो सकती है और पूरी प्रैक्टिस हो सकती है। और उसके बाद फ्रीलांसिंग भी आप उसी जगह पे बैठ के घर पे अपने, एक आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, आपकी फ्रीलांसिंग भी चलेगी। आप पूरी दुनिया में गोरों के साथ काम करें, उन डॉलर में पैसे कमाएं, ठीक है, और 100% हक हलाल की कमाई है ये, ठीक है। कोई भी आपको ये बोलने की कोशिश करे कि ये हराम है, फलां है, ढिमका है, तो बेवकूफ़ी की बातें हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत का काम है ये, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इतना आसान नहीं है। हाँ, अब इसमें एक बात ये हो सकती है कि सॉफ्टवेयर बहुत किस्म के आते हैं, तो क्योंकि हम मुसलमान पहले हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बाद में, तो कुछ प्रोजेक्ट्स लेने से पहले हमें ये देखना भी पड़ता है कि सम टाइम कोई डेटिंग साइट्स वगैरह बनाने के लिए कोई कह देता है, तो आमतौर पे जो मुसलमान बंदा होता है वो मना कर देता है उसको, ठीक है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखते हुए, बाकी तो दुनिया में काम इतना है कि आप कर कर के थक जाएंगे, काम ख़त्म नहीं होगा। तो ये दूसरा हो गया। नंबर 3 कौन है इसका टारगेट? नंबर 3 जो टारगेटेड ऑडियंस हैं इस कोर्स की, वो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वर्डप्रेस पे, पीएचपी पे, या कोई इस तरह की दूसरी टेक्नोलॉजी पे, डॉटनेट वगैरह पे, जो आउट ऑफ डेट हो चुकी है, और उसमें लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं उसमें डेवलपर्स, और उसमें इतना काम अब नहीं रहा। या ज़ाहिर है जब कंपटीशन बढ़ता है तो आपके क्या कहते हैं, जब कंपटीशन बढ़ता है किसी भी चीज़ का, तो क्या होता है कि, एक मिनट, उसमें आप नहीं करेंगे तो वो कोई और कर देगा, आपसे कम पैसे में करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह की सूरत हाल हो चुकी है बहुत सारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर। तो उनके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है। अच्छा, वो इनरोल करेंगे इसमें, वो अपनी स्किल्स को रिफ़्रेश करें नई टेक्नोलॉजी के साथ, और वो इस नई टेक्नोलॉजी पे जॉब पकड़ें और पहले से ज़्यादा पैसे कमाएं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है। कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसे भी हो सकते हैं जो रिएक्ट पे ही काम कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन रिएक्ट भी काफ़ी अपडेट हुई है पिछले 2 साल में, ठीक है। तो अगर कोई किसी ने 2 साल पहले रिएक्ट पढ़ी थी और वो उस पर काम कर रहा है, उसको नई वाली रिएक्ट नहीं खुद से वो लर्निंग कर पा रहा, तो वो इसमें एडमिशन लेके उसको रिफ़्रेश करें, ठीक है। अभी आप सब लोग जो भी ऑडियंस है वो अपने आप को इन टारगेटेड ऑडियंस के दरमियान में कहीं तलाश करें कि मैं इसमें कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, और इसके अंदर वो कंपनी ऑनर्स जो अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है। उनका काम क्या है कि वो यहाँ पे आएँ, कोर्स में इनरोल करें, नई टेक्नोलॉजी है सीखें उसको, और सीख कर अपने बिज़नेस को नई टेक्नोलॉजी पे लेकर आएँ, ठीक है। किसी का कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, अभी किसी दोस्त ने मुझसे जिक्र किया था कि उनका कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, तो ज़ाहिर है वो भी ऐप्स बना रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, अपने बिज़नेस की उनकी एक पूरी सिस्टम है जो वो कहीं से उन्होंने लिया हुआ है, वो चल रहा है। तो आप सॉफ्टवेयर के स्टार्टअप्स करें, या किसी का सॉफ्टवेयर का स्टार्टअप है तो यहाँ से वो बंदे हायर करें। आपको यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग कनेक्टेड हैं, और माशाल्लाह सारी बहुत इंथुजियास्ट हैं, वो काम करना चाह रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तो इनको देखें, इनमें से जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको हायर करें, आपको सस्ते में बंदा मिलेगा, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, कल को आप कहीं और से भी अगर हायर करते हैं तो आपको कोई चूना नहीं लगा पाएगा, एटलीस्ट आप इतना तो सीख ही जाएंगे इस कोर्स में। तो ये थोड़ी बहुत जो टारगेटेड ऑडियंस है इस कोर्स की, जो उसका जिक्र हो गया। अच्छा, अब एक आखिरी बात रह गई, तमहीदी गुफ्तगू जिसको हम कहते हैं, उसके बाद हम फिर अभी कोडिंग की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, वो बात ये है कि देखें, हम यहाँ पे पढ़ाई करने बैठे हैं, लेकिन एज़ अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि जो इल्म है ना, वो अल्लाह पाक के ख़जानों में से आता है,
ठीक है, ये एज अ मुस्लिम हमारा ईमान है ये। तो मेरी कोई मजाल नहीं है कि मैं आपको पढ़ा दूँ, या मुझे भी जिन लोगों ने पढ़ाया तो मैं कोई बहुत जीनियस नहीं था कि मैं पढ़ गया, मतलब अपनी मेहनत से पढ़ गया। ठीक है, इल्म अल्लाह के ख़ज़ानों में से आता है, जैसे रिज़्क़ आपका है, रिज़्क़ में ही शामिल है इल्म भी एक तरह से। और आप अल्लाह पाक से इल्म मांगेंगे, ठीक है, मांगने से मिलने वाली चीज़ है ये। एक तो आपको मेहनत करनी है, बक़द्र एफ़र्ट तो है ही सारी चीज़ें, लेकिन आपको अल्लाह पाक से मांगना है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो आप अल्लाह से दुआ करेंगे कि मेरे ऊपर इल्म के दरवाज़े खोल दे। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त दुआ है, हमारे एक टीचर थे काशिफ़ रिज़वान साहब, उन्होंने सिखाई थी हमें। अच्छा, वो आप गूगल पे लिखेंगे ना आब ज़मज़म पीने की दुआ, तो वो आ जाएगी सामने फ़ौरन। ठीक है। अच्छा, दुआ क्या है? अल्लाह, अभी मैं ख़ुद भी भूल रहा हूँ, जल्दी से मैं लिख लेता हूँ आब ज़मज़म की दुआ। हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा। इसमें 3 बातें आप मांग रहे हैं अल्लाह पाक से। सबसे पहले नफ़े वाला इल्म, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ। नफ़े वाले इल्म का मतलब क्या है कि शायद हर इल्म नफ़े वाला नहीं होता जब ही अल्लाह पाक ने ऐसी दुआ में सिखाई है। और या शायद हर इल्म हर बंदे के लिए नफ़े वाला नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले नफ़े वाला इल्म आपने मांगा इस दुआ में, इल्मन नाफ़िअ। उसके बाद रिज़्क़न वासिअ, रिज़्क़ वुसअत वाला रिज़्क़। ठीक है। अच्छा, रिज़्क़ सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है। जो रिज़्क़ है वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसका। आपके अच्छे पड़ोसी, आप जिस घर में रह रहे हैं, आपके बस जो जिस गाड़ी में आप घूम रहे हैं, और आपके अच्छे दोस्त अगर आपके हैं, माँ बाप आपके अगर मेहरबान हैं आपके ऊपर, ठीक है, आपकी औलाद अगर अच्छी है, ये सारी चीज़ें रिज़्क़ में शामिल हैं। आप जो कपड़े पहन रहे हैं और आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, जो आपको टीचर अगर कोई अच्छा मिल गया है, तो ये सब चीज़ें रिज़्क़ में शामिल हैं। ठीक है, तो ये रिज़्क़ बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो वुसअत, इस रिज़्क़ में वुसअत आपने तलब की, और शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा, तमाम बीमारियों से शिफ़ा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आप मांग रहे हैं। तो मेरा ये आम तौर पे मामूल है कि मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मैं ये पढ़ता हूँ, वैसे भी कभी मौका मिलता है तो पढ़ लेता हूँ। अच्छा, तो इल्म कहाँ से आएगा? इल्म अल्लाह पाक के ख़ज़ानों में से आएगा, और आपको ये इल्म मांगना पड़ेगा। नमाज़ पढ़ के आपने दुआ करनी है कि इल्म के दरवाज़े आप पे खोल दिए जाएँ, तो आप इंशाअल्लाह सीखेंगे। अच्छा, और साथ साथ आपने मेहनत भी करनी है। ऐसा नहीं होगा कि आप बस मांगते रहें अल्लाह से और आप हाथ पैर ना हिलाएँ। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू थी, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग अगर भूल जाएँ तो दोबारा इसको देख लीजिएगा। ये बातें दोबारा से आप रिमाइंड करवाते रहिएगा अपने आप को थ्रू आउट द कोर्स। इंशाल्लाह सर। अच्छा, इस कोर्स का जो हमारा लेके चलने का तरीका होगा वो हम किस तरह से करेंगे कि अपने टाइम को थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। ठीक है, शुरू का जो हमारा 10-15 मिनट है उसमें हम थोड़ी सी ऐसी मोटिवेशन वाली बातें थोड़ी कर लेंगे। सम टाइम थोड़े हालात हाज़रा पे हम कुछ डिस्कस कर लेंगे, या कोई ऐसी नई डेवलपमेंट अगर हो रही है सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में, तो हम उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बाकायदा पढ़ाई शुरू करेंगे, और पढ़ाई शुरू करने के बाद हम थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे हर क्लास में। अच्छा, नंबर 2 हम क्या करेंगे? थोड़ी से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितनी पढ़ाई करेंगे उससे प्रैक्टिस उसकी डबल करनी है हमें। ठीक है, जितनी पढ़ाई करेंगे उसकी डबल प्रैक्टिस। अच्छा, नंबर 3, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसकी डबल मार्केटिंग करेंगे। ये आपने हमेशा जहन में रखना है। अगर आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे अपनी, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी मार्केटिंग करने में आपको बिल्कुल बेशर्म होना चाहिए, कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम कैसे करेंगे मार्केटिंग? हो सकता है कभी कभी मैं इसी लाइव सेशन के दौरान मैं फ़ेसबुक लाइव ये फ़ोन से अपने ना चलाऊँ, हो सकता है। ठीक है, मैं भी थोड़ी आपकी हेल्प करूँगा मार्केटिंग करने में। आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का ना सोशल मीडिया एक, जैसे फेसबुक होता है आम लोगों का होता है, ट्विटर होता है आम लोगों का, इंस्टाग्राम होता है मॉडल्स का, इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का एक सोशल मीडिया है। सॉफ्टवेयर डेवलपर का फेसबुक कह लें आप उसको। अच्छा, वो क्या है? नंबर 1 github.com, नंबर 2
stackoverflow.com, नंबर 3 linkedin.com, लिंक और इन है उसके आगे, ठीक है। ये 3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे आपके। अच्छा, आपको करना क्या है, इन तीनों जगह पे अकाउंट बना लेना है। गिटहब में अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत सारे लोगों ने बना लिया है, ठीक है। अच्छा, तीनों प्लेटफॉर्म का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूँ अभी। नंबर 1 जो आपका github.com है, वो उसमें ना कोड आप रखेंगे सारा, जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे, टास्क अपना बनाएंगे या असाइनमेंट्स बनाएंगे, कोई छोटी मोटी वेबसाइट कुछ भी बनाएंगे आप, उसका कोड आपने गिटहब में पुश करना है। अच्छा, मैं भी क्लास के दौरान जो कोड लिखूंगा वो भी मैं आपको गिटहब के ज़रिए ही आपको दिया करूँगा मैं, ठीक है, जो भी क्लास के दौरान हम कोडिंग करेंगे। नंबर 2, सर वो गिटहब पे पुश करने का तरीका और ये हाँ चीज़ वो हम प्रोफाइल कवर बनाने का। करेंगे इंशाल्लाह। वो हम अभी तो फ़िलहाल अकाउंट बना लें, अभी इससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल नहीं कह रहा मैं आपसे। वेल अच्छा, नंबर 2 stackoverflow.com। स्टैक ओवरफ्लो क्या है कि जब डेवलपर जब सॉफ्टवेयर बनाते हुए कहीं पे स्टक हो जाता है तो वो stackoverflow.com पे जाता है और अपना सवाल लिखता है वहाँ पे, ठीक है, और अपना सवाल लिख के वो कहता है कि यार कोई अगर किसी को आता है तो वो जवाब दे दे। अच्छा, जो बंदा जवाब देता है उसकी रेपुटेशन ऊपर जाती है, तो लोग जवाब देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये स्टैक ओवरफ्लो बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आपकी स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर अच्छी रेपुटेशन, अच्छा सवाल पूछने पे भी रेपुटेशन है, अगर अच्छा सवाल पूछा है ना आपने उस पर भी रेपुटेशन मिलती है। तो क्यों वो एक कहते हैं ना कि हुस्न सवाल आधा इल्म है, कि अगर आप अच्छा सवाल पूछ रहे हैं तो आधा इल्म आपके सवाल में ही छुपा हुआ है। क्योंकि सवाल, अच्छा सवाल करना भी एक बड़ी बात है कि मतलब कोई चीज़ इसमें आप भी अकाउंट जी दोस्त, बनेगा। अब बस साइन अप होगा उसके ऊपर, जैसे फेसबुक पे आप जाके साइन अप करते हैं इसी तरह stackoverflow.com पे जाएंगे, साइन अप करेंगे। अब वो जब आप ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता उस पर इन्वॉल्व होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा वो किस तरह यूज़ होता है। हम स्टैक ओवरफ्लो अक्सर हम जब कोर्स के दौरान भी कहीं पे स्टक होंगे तो हम स्टैक ओवरफ्लो पे जाके उसका आंसर देखा करेंगे, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, तो स्टैक ओवरफ्लो पे अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है ना, तो मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने मेरा स्टैक ओवरफ्लो पे ना, मैंने कोई आंसर किया था किसी बात का, बहुत लंबा मजमून लिख के आंसर किया था मैंने, उसको देख के वो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया ईमेल पे मेरे, और उन्होंने कहा कि मलिक आपने जो आंसर किया है यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, तो लेकिन आपका आंसर तो मैंने पढ़ा लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे होगा, तो आप एक काम करो मुझसे, आप चार्ज करो जो भी आपके आर्ली चार्जेस हैं और मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो आप। और वो मैंने प्रॉब्लम उसका सॉल्व किया, जो छोटे थोड़े पैसे लेके उससे, फिर अगले 6 महीने तक उसके साथ मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया और अच्छे खासे पैसे उससे मैंने कमाए, ठीक है। तो ये स्टैक ओवरफ्लो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकायदा लोग रिज्यूमे में इसको मेंशन करते हैं। अब जैसे मेरे पास कोई 3000 के करीब उसमें रेपुटेशन है, तो मैं मेंशन करता हूँ कि मेरा स्टैक ओवरफ्लो पे 3000 प्लस रेपुटेशन है। नंबर 3 लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या है, बिल्कुल फेसबुक की तरह है। आप जो भी कुछ बनाएंगे ना, आज की क्लास में आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा आपने जाके लिंक्डइन पे पोस्ट करना है और फेसबुक पे भी पोस्ट करना है। फेसबुक और लिंक्डइन काइंड ऑफ एक ही है दोनों, लेकिन थोड़े से काम धंधे वाले लोग लिंक्डइन पे ज़्यादा रहते हैं, फेसबुक पे कम होते हैं। तो आज की क्लास में आप सब लोगों ने, जो भी लोग कनेक्टेड हैं, जो भी लोग देख रहे हैं या जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, उनको क्या करना है कि आज की क्लास में जो भी आपने सीखा है वो आपने लिंक्डइन पे और फेसबुक पे पोस्ट बना के लगानी है कि भाई आज मैंने क्लास में ये सीखा, आज हमारी पहली क्लास थी। और इसी तरह जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे तो आप जो भी कुछ बनाएंगे, जो भी कुछ सीखेंगे, वो आपने अपने फेसबुक पे, अपने लिंक्डइन पे शेयर करना है, सब लोगों को बताना है कि मैं ये कर रहा हूँ। और बिल्कुल बेशरम होने की ज़रूरत है आपको इस चीज़ में, बिल्कुल कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेशरम होकर अपनी मार्केटिंग करें। अगर कोई कहे कि यार ये तो हर वक्त क्या अपना बनाते रहते हो, तो वो इग्नोर करें उसको, ठीक है, उसको बोलें कि यार शेयर कर दो तुम। अच्छा, तो ये हमने 3 जिक्र किया। अच्छा, अब हम ज़रा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
अच्छा, जिसको भी अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो वो काइंडली मैसेज पे ज़रा बता दीजिए कि वो ना अपना स्पीकर वगैरह चेक कर लें, क्योंकि मेरे पास से तो यहाँ आवाज़ बिल्कुल सही जा रही है और मेरे पास सर से आवाज़ की आपकी बिल्कुल सेट है आवाज़। बिल्कुल सेट है ना। ज़रा उनको गाइड कर दें मैसेज पे ना कि वो अपना कुछ रीस्टार्ट वगैरह कर लें, रिकनेक्ट कर लें। अच्छा, ये जनाब वो कोड है जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था। ये कोड आप सब लोगों को मिल चुका है, ठीक है। मैंने वो फेसबुक पे जो हमारी क्लास हुई थी लास्ट, जो पहली और जो पब्लिक क्लास थी, उस ये कोड मैंने कमेंट में भी उसमें ज़िक्र किया हुआ था। तो ये कोड आप सब लोगों को मिल गया होगा होपफुली। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर मेरी स्क्रीन ब्लर वगैरह हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। होपफुली मेरी स्क्रीन जो है वो शार्प आ रही होगी। अच्छा, दूसरा ये कि आपने क्या करना है, ये जो गूगल मीट का लेआउट है ना उसको आपने चेंज करना है। जो आपका जो रेड वाला बटन है ना, उसके पड़ोस में एक ऑप्शन है 3 डॉट का, इस पर आपने क्लिक करके और चेंज लेआउट का बटन दबाना है और स्पॉट लाइट पे आपने कर देना है इसको, ठीक है। स्पॉट लाइट पे करने से क्या होगा कि मेरी स्क्रीन आपको फुल बड़ी स्क्रीन बन के नज़र आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, कोई एक दोस्त कह रहे हैं कि उन्होंने देर से ज्वाइन किया तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात हो रही है। वेल, आप रिकॉर्डेड दोबारा देख लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है यार, ठीक है। अब हम कोडिंग शुरू करने जा रहे हैं अभी एक्चुअली। अच्छा, ये वो कोड है जो हमने कल की क्लास में किया था। अच्छा, हमने ये लास्ट क्लास में देख लिया था कि मार्कअप क्या चीज़ होती है, ठीक है। एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं मार्कअप, और उसका काम क्या होता है कि अगर कोई लिखा हुआ है माई नेम इज़ इंज़माम मलिक, और मैं चाहता हूँ कि ये इंज़माम जो है थोड़ा सा इटैलिक हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मार्कअप और यहाँ पे एक मार्कअप लगाता हूँ, ठीक है। और उस मार्कअप का एक नाम होता है ख़ास किस्म का। अच्छा, और जैसे ही ये मार्कअप में इनक्लोज़ करता हूँ मैं इस पूरे को, ये क्या होता है, इटैलिक हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, इसी तरीके से मैंने कहा आई लिव इन कराची, इसको मैंने बोला, तो मैं इसको चाहता हूँ बोल्ड करना, तो मैं बोल्ड का मार्कअप लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बोल्ड का मार्कअप लगा दिया। अच्छा, अगर सर कोई ये भी थोड़ा बता दें कि ये H1 लैंग्वेज इंग्लिश इसका क्या है? ये एक्चुअली फर्स्ट क्लास में मैं नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा हाँ, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, अभी हम ज़रा ना बुक ओपन कर लेते हैं और बुक में ना हम देखते हैं प्रॉपर कि कैसे कहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है चीज़। अच्छा जी, ये हमारे पास बुक आ गई है जनाब, जो हम, अच्छा ये बुक मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। अगर किसी को नहीं मिली है तो काइंडली कोई आप में से एक ना दोबारा उसको सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, ताकि सब लोगों को मिल जाए, ठीक है जी। अच्छा, इसके हम HTML सीखने के लिए शुरू के 8 चैप्टर हैं वो पढ़ेंगे, उससे इंशाल्लाह हम HTML पूरा सीख जाएंगे। अच्छा, ज़ाहिर है ये अब इतनी सारे पेजेस हैं बुक के, तो यहाँ क्लास में तो हम सारे पेजेस नहीं कवर कर पाएंगे। क्लास में हम जो मेन चीज़ें हैं बुक की हम वो कवर करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रैक्टिस कोशिश करेंगे हम ज़्यादा करें। वेल, आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो बुक का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये सारा वर्ड बाय वर्ड आप ये सारा टेक्स्ट पढ़ें ज़रूर इसको, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर 1 में इन्होंने ज़िक्र किया है कि जनाब जो आपकी वेबसाइट होती है ना, वो डिजिटल वर्जन होता है डॉक्यूमेंट का। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई न्यूज़पेपर भी एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई इंश्योरेंस का फॉर्म है जो, या कोई कहीं पे आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं या बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं, तो आपको एक एडमिशन बैंक के ओपनिंग जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको दिया जाता है, तो वो एक पेपर डॉक्यूमेंट होता है। उसी का डिजिटल वर्जन जो है वो क्या होता है, वो वेबसाइट होती है। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि यार इस डॉक्यूमेंट में आम तौर पे होता क्या है, स्ट्रक्चरिंग वर्ड डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि इसने बताया कि यार ये जो न्यूज़पेपर है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मोस्ट प्रॉब्ली बनाया होगा किसी ने। तो एक वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, हेडिंग, मेन हेडिंग होती है, उसके बाद कुछ टेक्स्ट होता है थोड़ा सा,
फिर सब हेडिंग्स होती हैं, थोड़ा टेक्स्ट और होता है, फिर एक सब हेडिंग होती है, इस तरह हेडिंग और टेक्स्ट चल रहा होता है। तो ये अच्छा, कुछ इमेजेस भी हो सकती हैं इसके अंदर कुछ केसेस में, ठीक है। और ये MS वर्ड पे बना हुआ है सेम डॉक्यूमेंट, और ये सेम डॉक्यूमेंट कहाँ पे बना हुआ है, वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम ऑलरेडी लिख के देख चुके हैं। अच्छा, तो हमने ये लास्ट जिक्र किया था, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, कि जो HTML है इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, अभी हाइपर टेक्स्ट को तो हम छोड़ देते हैं, मार्कअप लैंग्वेज को हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, जो मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी, तो मैं बिल्कुल ही शुरू से फिर कर देता हूँ। वेल, तो मार्कअप लैंग्वेज, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे मालूम करना था ये लास्ट क्लास क्यों सर, आज पहली क्लास नहीं है आपकी? असल में एक हमने ओरिएंटेशन क्लास की थी जिसमें इंट्रोडक्शन हुआ था थोड़ा सा, हमने ये डिस्कस किया था कि वेबसाइट पहले कब बनती थी, पहले कहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। आज जो है ना वो पब्लिक थी, फेसबुक पे हमने लाइव किया था, पब्लिक क्लास थी वो, ठीक है। तो वो इंट्रोडक्टरी थी एक काइंड ऑफ, तो उसमें हमने एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड बनाकर देखा था, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वेल, तो मैं वो सारी चीज़ें मैं शुरू से ही कर रहा हूँ। वेल, तो अगर आप ना भी देखें तो चलेगा, अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, तो मार्कअप्स क्या होते हैं? मार्कअप लैंग्वेज है ना, तो मार्कअप कुछ ना कुछ होता होगा। मार्कअप क्या होता है कि अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक टेक्स्ट, अब इस टेक्स्ट के दरमियान में एक वर्ड चाहता हूँ मैं कि बोल्ड हो जाए, ठीक है। मेरे पास ये पेपर और ये पेन पड़ा हुआ है मेरे पास। अच्छा, मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ किसी चीज़ को मैं अंडरलाइन कर दूँ, तो मैं पेन लेके अंडरलाइन कर देता हूँ जल्दी से। अच्छा, ये काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में मैं कैसे करता हूँ, या HTML में मैं कैसे करता हूँ? मैं उसके ऊपर कुछ ऐसी इंडिकेशंस लगा देता हूँ, ऐसा इंडिकेटर लगा देता हूँ उसके ऊपर, या कोई ऐसी चीज़ उसके साथ अटैच कर देता हूँ जिससे कंप्यूटर को ये पता चल जाता है कि अच्छा इसको बोल्ड करके दिखाना है, ठीक है। माई मॉम्स कॉलिंग, हेलो, वाइम सलाम जी, हाँ अल्लाह का शुक्र है, क्लास ले रहा हूँ मैं, बाद में कॉल करूँ, कोई काम तो नहीं था? खैरियत? अच्छा, सही है, तो मुझसे कोई काम तो नहीं था? चलिए सही है बात, हाँ चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मम्मी की कॉल ले लेनी चाहिए ना। अच्छा, तो किसी चीज़ को बोल्ड करना है, किसी चीज़ को इटैलिक करना है, तो ये वाला तरीका होता है। अच्छा, एक टिपिकल HTML डॉक्यूमेंट का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। एक HTML लिखा हुआ होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। अभी टैग क्या होता है वो भी अभी आगे डिटेल में इसमें जिक्र होगा। फिर उसके बाद एक आता है बॉडी है, बॉडी क्लोज है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग एक H1, एक पैराग्राफ है P, एक H2 है, फिर हेडिंग नंबर 2। अभी ये सारे मार्कअप्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक टिपिकल सा स्ट्रक्चर है। ये कौन से वाली वेबसाइट का कोड है? ये इस वाली वेबसाइट का कोड है, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ गए और एक टैग को हम ज़रा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि क्लोज़र लुक की। ये टैग सिंगल टैग क्या चीज़ होती है? अब अगर आप लास्ट जो कोड हमने लिखा था वो ये कोड है, इसके अंदर कितने टैग्स मैंने लिखे हुए हैं? H1। अभी इसको हटा देते हैं, ये कंफ्यूज कर रहा है सब लोगों को ना, इसको हटा देते हैं, ये नहीं है। एक टैग मैंने लिखा है H1। H1 अगर मैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लगाता हूँ तो ये टेक्स्ट क्या हो जाता है, ये बोल्ड बड़ी सी हेडिंग बन के नज़र आ जाता है। अच्छा, इसको मैं पेज को ज़रा ब्राउज़र पे ओपन भी कर लेता हूँ। मुझे स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है, जो आप स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है? आपकी पिक्चर ही नज़र आ रही है। आ रहा है सर, स्क्रीन तो शेयर है आपकी, स्क्रीन शेयर है सर के, जो इसमें जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। आपने ना मेरी शायद स्क्रीन को पिन कर दिया है अपने पास ना स्क्रीन पे। आप अपना कर्सर ना बिल्कुल स्क्रीन के दरमियान में लेकर जाएं और वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा अनपिन, आप वो प्रेस कर दें, ठीक है।
ये आप साइड में अगर जाएंगे ये ना, सर ऑप्शंस में है इन कॉल मैसेजेस और शेयर स्क्रीन, हाइड हाइड कैप्शंस और रिपोर्ट प्रॉब्लम। सर असल में आपकी आपकी जो है ना नजर आ रही पिक्चर आ है। रही है। एक स्क्रीन में आपकी सिर्फ जो पिक्चर आ रही है और दूसरे में प्रेजेंटिंग में वो उसमें पूरी आ रही है। तो आप उस वाले पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगी सर की तस्वीर। नहीं, मैं असल में यही मैंने जिक्र किया था शुरू में कि आप लोग ना, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, आप अपना लेआउट चेंज कर लें, ठीक है। जो एक रेड वाला बटन है ना, जो कॉल कट करने का, उसके पड़ोस में जो 3 डॉट है उस पर आप क्लिक करेंगे और चेंज लेआउट का बटन प्रेस करेंगे आप, और 4 तरह के लेआउट आ रहे होंगे, ठीक है। उसमें स्पॉट लाइट वाला जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, फिर वो फुल स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा, मेरी स्क्रीन, ठीक है। शहजाद हुआ? शहजाद बताना मुझे कि वो जो 2 स्क्रीन आ रही थी दरमियान से, वो सही हुई तुम्हारे पास? वेल, ये 1-2 क्लासेस का इशू है, उसके बाद तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्या करना है। मेरे पास सब सही है सर। लेआउट चेंज करने से सही हो गया? यस सर। चलें, जो सारे लोग हैं वो प्लीज़ अपना अपना लेआउट चेंज कर लें, उसको स्पॉट लाइट पे लेकर आ जाएं, ताकि आपको क्या हो कि मेरी स्क्रीन आपको फुल पे नज़र आ जाए। अच्छा, तो हम क्या जिक्र कर रहे थे? हम देख रहे थे कि टैग जो है वो क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक टैग आप स्क्रीन नजर आ रही है आपकी? ओके, ये मेरे पास एक टैग है H1 का, एक मैंने टैग लगाया था I का, इटैलिक, ठीक है। अच्छा, हर टैग का कोई ना कोई मतलब है। अगर मैं किसी टेक्स्ट के दरमियान में कोई, जैसे माई बायो डेटा लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसमें अगर मैं ये लगा दूं लिख के, माई बायो डेटा के इस तरफ और इस तरफ मैंने H1 का टैग लगाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि माई बायो डेटा क्या हो जाएगा, बड़ी सी हेडिंग बन के नज़र आ जाएगा। अच्छा, यहाँ इन्होंने जो एक टैग दिखाया है, ये पैराग्राफ का टैग है, ठीक है। किसी भी बड़े से टेक्स्ट के शुरू में और आखिर में मैं ये P अगर लगा दूँ तो उसको एक पैराग्राफ की तरह से ट्रीट किया जाएगा, राइट। अच्छा, एक टैग किस तरह का होता है? एक एंगल ब्रैकेट होगी यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके बाद एक कैरेक्टर होगा, ये कैरेक्टर अलग होगा हर टैग का, ठीक है। अगर H1 है तो वो H1 लिखा हुआ होगा यहाँ पे। अगर इटैलिक करने के लिए आपने वो टैग लगाया तो फिर I होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये P लिखा हुआ है, इसका मतलब है पैराग्राफ का ये टैग है। उसके बाद राइट एंगल ब्रैकेट है, ठीक है, एक लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट, एक राइट एंगल ब्रैकेट, ठीक है। ऐसे करके ये क्लोज हो गया। अच्छा, ये कहलाएगा ओपनिंग टैग, ठीक है, ये ओपनिंग टैग है हमारा। अच्छा, उसके बाद आप जाएंगे तो क्लोजिंग टैग थोड़ा सा मुख्तलिफ है ओपनिंग टैग से। अच्छा, क्या मुख्तलिफ है इसके अंदर? इसमें ये स्लैश लगा हुआ है बीच में एक्स्ट्रा। अब मेरी कोडिंग में अगर आप देखेंगे तो ये H1 ओपनिंग है और ये H1 क्लोजिंग है। क्लोजिंग वाले में आप देखें एक एक्स्ट्रा स्लैश लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ज़रा ओपन भी कर लेता हूँ, कॉपी पाथ, और कॉपी पाथ करने के बाद ये मैं गया गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम पे जाके मैंने उसको ओपन कर दिया, ठीक है। ये वो लास्ट टाइम जो हमने लिखा था, आप देखें माई बायो डेटा ना बड़ा सा बन के आ गया है, हेडिंग की तरह लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, H1 की जगह H2 अगर मैं इसको कर दूँ, ठीक है, क्योंकि H1 से लेकर 6 तक 6 हेडिंग होती है, 6 साइजेस होते हैं आमतौर पे हेडिंग के। तो देखें अभी थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है, हेडिंग नंबर 2 बन चुका है ये। और आगे चलते हैं भाई, इसमें क्या बात की जा रही है। उसके बाद इन्होंने कहा कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट यानी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो मैंने कहा लैंग्वेज ENUS। अच्छा, तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं कि इस पैराग्राफ के बारे में आप कुछ बता रहे होते हैं। अच्छा, और आगे चलते हैं। अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि एक वेबसाइट का जो कोड होगा, एक HTML का जो कोड होगा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या होगा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि यार वो आप मार्कअप्स तो सीख लिए आपने कि भाई एक पैराग्राफ का ओपनिंग टैग होगा, एक क्लोजिंग टैग होगा, लेकिन वो टैग आपने प्लेस कहाँ पे करना है। एक HTML का टैग ओपन हो रहा है, HTML का टैग क्लोज हो रहा है इस जगह पे नीचे। ये मेरा पूरा HTML का डॉक्यूमेंट है। अच्छा, उसके अंदर होगा एक अदद हेड, सही है। हेड में जो चीज़ें होती हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले
आम तौर पे नहीं होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक है बॉडी। बॉडी के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होती हैं, ठीक है। अब हमारे कोड में भी देख लेते हैं हमने क्या लगाया हुआ है। देखो हेड में ये जो मेटा करके टैग्स लगे हुए हैं, अब ये मेटा टैग्स क्या होते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा टाइटल लगा हुआ है, तो ये टाइटल मेरी स्क्रीन पे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यानी मेरा जो ब्राउज़र विंडो है उसके अंदर मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है, माई बायो वेबसाइट। ऑन अदर हैंड ये मुझे कहाँ पे नज़र आ रही है, ये मुझे ये इस जगह पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, माई बायो वेबसाइट। मेरे ये ब्राउज़र की बॉडी में नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बॉडी में आप देखें जो भी कुछ है वो सामने पूरा एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है जिस तरह मैंने इसको लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये हमने देख लिया और आगे चलते हैं जनाब। अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा रहा है कि आपका जो ब्राउज़र विंडो होगा वो कौन सा वाला है, ठीक है। जो ये ब्लू डॉट से जिसको ये स्क्वायर किया हुआ है इन्होंने, दिस इज़ कॉल्ड ब्राउज़र विंडो, ठीक है, ये आपकी ब्राउज़र विंडो है। अच्छा, और ऊपर जो रेड कलर से जिसको हाईलाइट किया हुआ है इन्होंने, वो क्या कहलाता है आपके पास वो कहलाता है उसको आप टाइटल बार भी कह सकते हैं, ठीक है, या उसको आप टैब भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं अपने गूगल क्रोम में आऊँ तो ये टैब्स हैं एक्चुअली, ठीक है। कुछ ब्राउज़र्स जैसे ये जो उन्होंने दिखाया हुआ है सफारी का ब्राउज़र, उसमें से टैब्स नहीं होते, उसमें वो पूरा टाइटल बार होता है, तो आप ये कह सकते हैं। अच्छा, तो जब भी ब्राउज़र विंडो की ये बात करेगा ना कि ब्राउज़र विंडो में डिस्प्ले हो रहा है या ब्राउज़र विंडो से उड़ाना है, तो वो एक्चुअली ये ब्लू वाले एरिया की बात हो रही होगी, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे ये एक्चुअली। अच्छा, स्टिल ये जो सारा लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, ये सारा टेक्स्ट आपने पढ़ना है, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता चल जाएंगी, जो ज़ाहिर है मैं ऐसे क्लास में अब इतनी ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। ये टेक्स्ट सारा आपने पढ़ना है, ठीक है। जो चैप्टर जो पहला जो वर्ड है ना चैप्टर का, पहले वर्ड से लेके आखिरी वर्ड तक आपने वर्ड बाय वर्ड तमाम बातों को बुक में पढ़ना है। अच्छा, अब ये क्रिएटिंग अ वेबसाइट बोला जा रहा है कि यार अब ये वेबसाइट को क्रिएट कैसे किया जाए, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं लास्ट क्लास में कवर कर चुका था लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला यार आप सिंपल जाओ, आप ना नोट पैड ओपन कर लो, नोट पैड ओपन करो आप, और नोट पैड में ना ये वाला कोड आप लिख दो तो ये हो जाएगा कोड लिखने से, ठीक है। फिर इसने बताया कि भाई उस कोड को ना आप सेव कर दो, ठीक है। अच्छा, ये दो अलग अलग है, जो सफारी में और विंडोज़ में दोनों में इसने बताया हुआ है, सॉरी मैक में और विंडोज़ में। तो मैक के अंदर टेक्स्ट एडिट करके होता है एक सॉफ्टवेयर जो नोट पैड की तरह होता है बिल्कुल, ठीक है। यानी हर ऑपरेटिंग सिस्टम में नोट पैड की तरह की कोई ना कोई चीज़ मौजूद होती है, ठीक है। तो इसमें ये होता है। अच्छा, तो ये भी हम कर लेते हैं जनाब। अच्छा, लेकिन हम नोट पैड पे ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। हम ये काम किस पे करेंगे, हम करेंगे VS कोड पे, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। अच्छा, एक है विजुअल स्टूडियो, एक विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो में नहीं करना, विजुअल स्टूडियो कोड में करना है। कैसे होगा ये VS कोड इंस्टॉल, VS कोड ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, VS कोड, पूरा नाम इसका विजुअल स्टूडियो कोड है। अच्छा, ये मैं गया और ये VS कोड जैसे ही मैंने लिखा पहले नंबर पे ये वेबसाइट आ गई, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ रहा है, ठीक है। डाउनलोड मैक यूनिवर्सल, आपके पास डाउनलोड फॉर विंडोज़ आ रहा होगा अगर आप विंडोज़ पे हैं तो, और अगर डाउनलोड फॉर लिनक्स आ रहा होगा अगर आप लिनक्स पे हैं तो, ठीक है। तीनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, जो तीनों मेजर प्लेटफॉर्म है। इसको क्लिक किया आपने और अभी ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा, ये डाउनलोड शुरू हो गया। अच्छा, मेरे पास क्योंकि ये पहले से डाउनलोडेड है और इंस्टॉल है तो मुझे दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपने डाउनलोड करने के बाद जस्ट क्लिक करना है और नेक्स्ट 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 करेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर किसी को इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ वो ग्रुप में सवालात कर सकता है, इंशाल्लाह सब लोग आपकी हेल्प करेंगे, मैं भी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में हमने करना है। अच्छा, तो ये जो मैंने कल कोड लिखा था ना ये वाला, ये मैं दोबारा से करता हूँ। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड को, ठीक है। अच्छा, बंद करके मैं क्या करता हूँ, मैं गया, ये मेरा एक फ़ोल्डर बना हुआ है, ये एक फ़ोल्डर मेरे डेस्कटॉप पे पहले से बना हुआ है, ठीक है। इस फोल्डर को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और एक अदद नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। मैंने कहा कि भाई हेलो वर्ल्ड वेबसाइट, ठीक है। एक मैंने हेलो वर्ल्ड वेबसाइट के नाम से फ़ोल्डर बना लिया सिंपल। उसके बाद इस फोल्डर के अंदर मैं जाऊंगा, ठीक
ठीक है, और राइट क्लिक करके, सॉरी फोल्डर के अंदर नहीं जाऊंगा मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करूंगा। ये मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया मैंने। अब इसके अंदर ओपन करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने कहना है फाइल ओपन फोल्डर। आपने हमेशा इसमें ओपन फोल्डर सेलेक्ट करना है, कभी भी ओपन फाइल आपने नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ओपन फाइल करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो शो नहीं होंगे। ठीक है, जो आप बोलेंगे कि भाई ये तो सर के लैपटॉप में आ रहा था, मेरे पास ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको हमेशा ओपन फोल्डर करना है, आपको कभी भी ओपन फाइल नहीं करना है। तो मैंने कहा ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर करने के बाद मैं गया डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे अभी अभी मैंने जो फोल्डर बनाया है उसको मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा यहाँ पे ये छोटा सा बटन आ रहा है, इस बटन का मतलब है न्यू फाइल। ठीक है, एक नई फाइल जब भी आपको क्रिएट करनी होती है तो आप ये बटन दबा के कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा न्यू फाइल, आपको मैं जूम इन करके भी ज़रा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो है प्लस वाला, इसके पड़ोस वाला फोल्डर के लिए, ये फाइल के लिए। तो आपने ये फाइल वाला बटन प्रेस किया, मैंने लिखा index.html, एंटर। अच्छा, इस फाइल का नाम इंडेक्स होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी ये क्यों ज़रूरी है, किस पॉइंट पे ही आएगा, ये अब थोड़े दिनों में इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका नाम इंडेक्स होना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, अच्छा, फिर इंडेक्स के बाद जो डॉट लगा के HTML लिखा हुआ है ना, ये भी इसी तरह होना चाहिए एग्जैक्टली। तो इस फाइल का नाम एग्जैक्टली index.html होना चाहिए। ठीक है, अभी क्लासेस आगे जाएंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्यों एग्जैक्टली ऐसा ज़रूरी है कि index.html ही इसका नाम हो। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैंने index.html बनाया, ये फ़ाइल मेरे पास सामने बनकर आ गई है। अच्छा, इस फाइल में मैंने क्या करना है, मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क ये लिखना है, और यहाँ पे मेरे पास ना ये सजेशन आ गई है ये वाली। ठीक है, अच्छा, मैंने अब क्या करना है, या तो टैब दबा देना है, सही है, या तो मैंने ऐसे करके एंटर दबा देना है। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो क्या हुआ कि मेरे पास ये छोटा सा कोड लिखा हुआ आ गया पहले से। अच्छा, ये फैसिलिटी मुझे किसने दी है, ये फैसिलिटी मुझे विजुअल स्टूडियो कोड का जो टेक्स्ट एडिटर है उसने मुझे ये फैसिलिटी दी है। ठीक है, जो विजुअल स्टूडियो कोड का जो एडिटर है, जो IDE जिसको हम कहते हैं, उसने मुझे ये फैसिलिटी दी। अगर मैं नोटपैड पे काम कर रहा होता तो ये शॉर्टकट जो मुझे विजुअल स्टूडियो ने दिया है ना, इससे मैं महरूम हो जाता। ठीक है, तो यही वजह है कि हम नोटपैड पे ये काम नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे H1 लिखूँगा तो ये देखो सजेशन देता है, और मैं जब इसको कंप्लीट करूँगा तो ऑटो कंप्लीट भी कभी कभी करता है ये, तो ये काफ़ी फ़ायदा रहता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि अच्छा, पहले तो मैं बग़ैर मार्कअप के लिखता हूँ ना, पहले मैं जस्ट हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब इसको मैं ब्राउज़र में ओपन करना चाह रहा हूँ, वो मैं कैसे करूँ, राइट क्लिक किया मैंने, कॉपी पाथ का बटन दबाया, कॉपी पाथ का बटन दबाने के बाद इसको तो क्लोज़ कर देता हूँ। अब एक नया टैब खोल के ये मैंने खोल दिया, ये हेलो वर्ल्ड एक सिंपल सा टेक्स्ट बन के आ गया। ठीक है, ये मैंने जूम किया हुआ था मैंने, तो असल में ये छोटा सा इस तरह से लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अच्छा, अभी मैं चाहता हूँ कि इसका जो हेलो है ना, ये वाला, इसको मैं बोल्ड कर दूँ, सिर्फ हेलो को। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास बोल्ड के लिए एक टैग मौजूद है जिसका नाम है B। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, B स्टार्ट में लगाया और B का क्लोजिंग टैग इसके एंड में लगा दिया। तो ये हेलो को क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। आके मैंने रिफ़्रेश किया, हेलो बोल्ड हो गया, वर्ल्ड बोल्ड नहीं हुआ क्योंकि उस पर कोई मार्कअप लगा हुआ नहीं है। ठीक है, या मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड पूरा ही हेडिंग बन जाए, बड़ी सी हेडिंग बन के आ जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा H1। ठीक है, और ये H1 का जो क्लोजिंग टैग है ये मैं यहाँ पे लगा दूँगा। ठीक हो गया, जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा ये हेलो वर्ल्ड क्या हुआ, बड़ी सी हेडिंग बनकर आ गया। अच्छा, अब ये तो एक मार्कअप हमने सीखा H1 वाला। ठीक है, अभी और कौन कौन से मार्कअप्स हैं अभी देखते हैं बुक में। तो बुक में जो इसने ये बताया हुआ था, ये कोड हमने इतना चलाकर देख लिया है। ठीक है, अच्छा, इसने कुछ हेडिंग के साथ पैराग्राफ भी लगाया था, तो हम पैराग्राफ भी लगा देते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ सिंपल पैराग्राफ। ठीक है, ये मैंने एक पैराग्राफ भी बना दिया साथ में। रिफ़्रेश किया, आप देखें ये पैराग्राफ की तरह इसके नीचे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं बुक से कुछ टेक्स्ट भी काफ़ी सारा इसमें कॉपी करके ना लाके इस पैराग्राफ में डाल देता हूँ। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या कहा
थोड़ा सा टेक्स्ट मैंने मज़ीद डाल दिया इसके अंदर, रिफ़्रेश करते हैं, देखो ये बिल्कुल पैराग्राफ जैसा दिखता है उस तरह से दिखना शुरू हो गया मुझे। ठीक है जी, तो ये बुक में जो इसने बात बताई हुई थी कि भाई एक हेलो वर्ल्ड वेबसाइट किस तरह बनेगी, वो मैंने यहाँ पे दोबारा से फ्रॉम स्क्रैच आप लोगों को बनाकर दिखा दिया। अच्छा, ये वाला कोड आप सब लोगों को अपने अपने हाथ से लिखना है, ठीक है। इस वीडियो से देख के आप लिखें, बुक से देख के लिखें, जैसे भी दिल करे आपका, ठीक है। ये कोड आपने अपने अपने हाथ से सब लोगों ने लिखना है जो भी कनेक्टेड है इस क्लास में। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इस बुक में क्या है सर वो एक्सक्लेमेशन वगैरह जो ना एक बार थोड़े रिपीट कर देंगे कि वो किस तरीके से कोड आया था? आपने एक्सक्लेमेशन डाल के स्पेस दबाई थी, देन एंटर किया था तो आ गया था। नहीं, देखो एक्सक्लेमेशन दबा के ना, ये जो नीचे सजेशन आ रही है ना, इस पर मैं माउस से भी क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये आप एक्सक्लेमेशन मार्क दबाया और मैं टैब दबाऊँगा ना, ये देखो टैब का बिहेवियर ये हो गया, ठीक है। मेरे पास एक की का जो है ना वो है, क्या था वो यार, की कास्ट, अभी शायद वो है नहीं अभी शायद वो इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। उससे होता ही है कि जो बटन मैं प्रेस करूँगा वो दिख जाता है। वेल, तो मैंने टैब भी दबाया तो भी हो गया, ये एंटर दबाऊंगा तो भी हो जाएगा। मैंने ये दोबारा लिखा और मैंने अब की बार मैंने एंटर प्रेस किया तो उससे भी हो गया, ठीक है। कंट्रोल, ओके सर, थैंक यू। अच्छा, और हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक चीज़ होती है, उसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। जैसे हमारे पास ना एक वेबसाइट होती है विक्स के ऊपर भाई ड्रैग ड्रॉप करके बड़े आराम से ना वेबसाइट पूरी तैयार हो जाती है। तो उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, तो इसको अब खुद से पढ़िएगा। वैसे तो 4 से 5 इसने प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए हैं। अच्छा, तो मैं आपको लेकिन इतना बताता चलूँ कि जो प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट होती है वो कोड के ज़रिए होती है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। CMS वगैरह पे ड्रैग ड्रॉप करके प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट नहीं होती है आमतौर पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप विक्स पे या कोई भी CMS का सिस्टम होता है, एक तो वो पेड होता है, ठीक है, उसके आपको मंथली कुछ ना कुछ पैसे पे करने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब वहाँ पे वेबसाइट कोई बना लेते हैं आप, तो उसका जो कोड जनरेट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो कोड ही है जो HTML का जनरेट होना है, तो वो जो कोड जनरेट होता है तो वो इस काबिल नहीं होता कि अगर कोई और बंदा जो है ना उसको एडिट करना चाहे तो वो एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोड पूरा स्पैगेटी पूरा बन के आपको मिल रहा होता है। तो वो आप वंस बना लेते हैं जब CMS सिस्टम पे एक वेबसाइट, तो आपके लिए ये मजबूरी होती है कि आपको कभी भी अगर उस वेबसाइट को मॉडिफाई करना है तो आपको उसी CMS सिस्टम पे जाके उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई वेबसाइट्स कैसे बनी हुई होती हैं, जितनी भी वेबसाइट हम डेली बेसिस पे हम विज़िट कर रहे होते हैं वो कैसे बनी हुई होती है। कह रहा है कि आप एक काम करें, आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं और जाके ज़रा देखें तो सही कि वो कैसे बनी हुई है। अच्छा, कैसे देखेंगे हम? चलते हैं जी किसी वेबसाइट पे हम, मैंने कहा गूगल पे ही कुछ लिख लेते हैं। मैंने कहा यार एक्सप्रेस न्यूज़, क्या खुली है ये, ठीक है, ये एक वेबसाइट है ये कोई। मैंने इस पर राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके मैंने क्या कहा, व्यू पेज सोर्स। तो ये पूरा HTML का कोड मुझे नज़र आ गया जो इस वेबसाइट का है, ठीक है। आप इस पर गौर करें इस कोड पे कि ये क्या लिखा हुआ है, HTML का कोड लिखा हुआ है सारा। HTML शुरू है यहाँ से, फिर उसके बाद अब आगे जाएंगे तो हम इसके अंदर H1 और वही पैराग्राफ और वही मार्कअप्स होंगे, ठीक है। काफ़ी सारा कोड इसके अंदर लिखा हुआ है और ये सारा कोड HTML का, यहाँ से बॉडी इनकी यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। नीचे जाके कहीं ना कहीं बॉडी जो है क्लोज भी हो रही होगी। तो ये काफ़ी बड़ा सारा कोड है जो इसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, ये कोड किस में लिखा हुआ है? HTML के अंदर ये कोड लिखा हुआ है और
यहाँ पे बुक में इसके बताने का यही मकसद है कि जब आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके आप व्यू पेज सोर्स करेंगे तो आपकी एक अलग विंडो खोल के वो पूरा आपको सोर्स कोड दिखा देगा। ठीक है, मैं अब अगर अपनी वेबसाइट में जाके करूँ, जो मैंने अभी अभी ये बनाई है छोटी सी, राइट क्लिक किया और मैंने कहा, अच्छा इसमें तो पेज सोर्स आ ही नहीं रहा, मेरा ख्याल है ये मेरी बनी हुई है इसलिए नहीं आ रहा इसमें। अच्छा आ रहा है, व्यू पेज सोर्स आ रहा है। ठीक है, आप नोट करें इसके अंदर पेज सोर्स में क्या लिखा हुआ गया, जो मैंने अभी अभी कोड लिखा था वो सारा कोड मुझे नज़र आ गया। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे और व्यू पेज सोर्स करेंगे तो उस वेबसाइट का जो पूरा HTML का कोड है वो आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको आइडिया हो गया कि वेबसाइट HTML से ही बनती है, चाहे कोई सी भी हो। ठीक है, दुनिया की कोई सी भी वेबसाइट है वो HTML, उसके अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML उसका। अच्छा, इस पॉइंट पे हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया। अच्छा, और आगे चलते हैं भाई, हम चैप्टर 2 में क्या जिक्र हो रहा है। अभी हमारे पास है 1 घंटा है। हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, बोल्ड, इटैलिक, एम्फसाइज और स्ट्रक्चरल एंड सिमेंटिक मार्कअप्स, ये चीज़ें हैं जो चैप्टर 2 में कवर होंगी। अच्छा, तो क्या चीज़ें हैं भाई? सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी प्लीज़। सर ये जो कोडिंग है ये स्क्वायर है या एडिटेबल है? स्क्वायर क्या मतलब? लाइक हमने अभी आपने हमें एक्सप्रेस व्यूज का जो है वो सारा कोडिंग हमें दिखा दिया, इसको हम जैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं किसी जगह इस तरह करके, उसमें कोई चीज़ अपनी एडिशन वगैरह करके या उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखें, इसका जवाब हाँ भी और नहीं भी है। पहला जवाब हाँ तो इस वजह से है कि ज़ाहिर है आप उनका कोड एज इट इज़ अगर पूरा का पूरा कॉपी करके आप अपने पेज पे लगाएंगे तो ज़ाहिर है वही एग्जैक्टली पेज आपके पास वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, ज़ुहैब चौहान कह रहे हैं आई एम वर्किंग एट एक्सप्रेस न्यूज़। गुड यार, होपफुली आप वहाँ पे वेबसाइट की डेवलपमेंट में कुछ उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि अभी उनकी वेबसाइट ऐसी थोड़ी फारिग है। अच्छा, नहीं, इसका जवाब क्यों है? वो इस वजह से है कि ज़्यादातर वेबसाइट वालों ने अपना कोड मिनीफाई किया हुआ होता है। वो कोड इस काबिल नहीं होता कि आप उसको मॉडिफाई कर सकें, चेंज कर सकें। ठीक है, वो बाकायदा एक टेक्निक होती है, वो हम भी सीखेंगे इसी कोर्स में आगे जाके, कि जब भी अपना कोड आप पब्लिश करते हैं ना उसको आप मिनीफाई कर देते हैं, उससे आपके कोड का साइज़ भी कम हो जाता है और वो पढ़ने के काबिल नहीं रहता। ठीक है, तो ज़्यादातर वेबसाइट ने अपना कोड अगलीफाई और मिनीफाई, ये 2 टेक्निक है, इसको आप अलग से भी गूगल कर सकते हैं ये टेक्निक क्या होती है। तो अगलीफाई और मिनीफाई किया हुआ होता है, आप उस कोड को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एज इट इज़ पेस्ट करेंगे, पेज तो बन के आ जाएगा, लेकिन वो क्या होगा कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो वैसे ही रहेगा फिक्स जैसा वो है। अच्छा, और वो ख़ुद कैसे करते हैं चेंज? वो ख़ुद इस तरह से करते हैं कि वो ओरिजिनल में चेंज करके ना दोबारा उसको मिनीफाई करते हैं। ठीक है, जो उनके पास ओरिजिनल जो कोड होता है उसको वो चेंज करते हैं, उसके अंदर वो कोड तो रीडेबल होता है, ह्यूमन रीडेबल कोड होता है, वो उस कोड में चेंजेस करके और नया मिनीफाई वर्जन तैयार करते हैं उसका, और पुराना वाला मिनीफाई को डिलीट कर देते हैं, जो नया मिनीफाई करके उसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप किसी की बनी हुई वेबसाइट में इतनी आसानी से चेंजेस करके उसको पब्लिश नहीं कर सकते आप। अच्छा जी, अच्छा जी, तो हम अभी इस चैप्टर 2 में क्या सीखने लगे हैं, हेडिंग्स के लिए कौन से मार्कअप्स इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि हमने ये तो देख लिया है कि मार्कअप्स होते क्या हैं। मार्कअप्स ये होते हैं कि जस्ट मेरे हाथ में एक पेन है और एक पेंसिल है, अब मैं किसी चीज़ को अंडरलाइन कर दूं, किसी चीज़ को हाईलाइट कर दूं, दिस इज़ कॉल्ड मार्कअप। मार्कअप लैंग्वेज, अब इसके लिए एक लैंग्वेज बनाई गई है कि कंप्यूटर को कैसे समझाएं बाबा कि ये अंडरलाइन इसको करना है, तो उसके लिए एक लैंग्वेज बनाई गई है जिसका नाम है HTML। ठीक है, तो ये मार्कअप लैंग्वेज है HTML। किसी भी चीज़ को बोल्ड, इटैलिक, हेडिंग बनाना है, पैराग्राफ बनाना है, हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, बोल्ड, इटैलिक, सो जो भी ये सारे काम हैं ये मार्कअप्स वाले काम हैं, मार्किंग करने के काम, तो वो सारे काम इस लैंग्वेज से होते हैं। अच्छा, अब इस चैप्टर में क्या डिस्कस हो रहा है कि हेडिंग बनाने के लिए कौन कौन से मुख्तलिफ मार्कअप्स मौजूद हैं मार्केट में। ठीक है, या HTML के अंदर, और पैराग्राफ्स को बनाने के लिए कौन से मार्कअप इस्तेमाल होते हैं, फिर बोल्ड करने के लिए कौन सा होता है, इटैलिक के लिए कौन सा होता है। बोल्ड इटैलिक तो बल्कि हम हेलो वर्ल्ड में चलाकर वैसे ही देख चुके हैं, तो B का टैग लगाओ तो बोल्ड हो जाता है, I का टैग लगाओ इटैलिक हो जाता है। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल कोई मसले की बात नहीं है, बिल्कुल चिल होकर आपने देखना है, और इंशाल्लाह क्लास ख़त्म होने के बाद फिर आपने इसको अपने हाथ से कोड लिख के प्रैक्टिस भी करनी है इसकी।
एक्सक्यूज मी सर, एक सवाल है। जी दोस्त। मैं VS कोड अभी इंस्टॉल किया और ये मैंने HTML कोड लिखा है, तो उसको रन एंड डिबग में जब जा रहा हूँ तो थोड़ा कर रहा है, यानी डीबग में जा रहा हूँ क्या मतलब? मतलब रन करने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर क्रोम पे या सफारी। नहीं, रन आपने इस तरह करना है, मेरी स्क्रीन आप देखें, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कॉपी पाथ, ठीक है, और ये पाथ आपने जाके ना ये गूगल क्रोम में नया टैब ओपन करके इधर आपने पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। ये चल गई, ठीक है। अच्छा, अब हम ज़रा दूसरे चैप्टर में ना हेडिंग्स के कौन कौन से मार्कअप हैं ज़रा डिस्कवर करते हैं। अच्छा, ये मार्कअप्स पढ़ाने से पहले ना एक बात करना चाह रहा है कि व्हेन क्रिएटिंग अ वेब पेज यू ऐड टैग्स नोन एज मार्कअप्स। जो हम टैग्स हैं ना हमारे, वही असल में मार्कअप्स हैं। मार्कअप्स भी बोलते हैं, टैग्स भी बोलते हैं। टैग्स मोर प्रोफेशनल है क्योंकि एक टर्म कॉइन की गई है HTML के अंदर, टैग, ठीक है। वैसे तो असल में वो मार्कअप्स ही हैं। टू द कंटेंट्स ऑफ द पेज, के पेज में जो भी कुछ लिखा हुआ है उस पर कहीं ना कहीं मार्कअप हम लगा रहे होते हैं। दीज टैग्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा मीनिंग एंड अलाउ ब्राउज़र टू शो द यूज़र अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ द पेज। अभी ये टैग्स क्या होता है कि इस टैग्स की मदद से अभी जिसको हेडिंग बनाना है उसको हम हेडिंग बना देते हैं, जिसको पैराग्राफ बनाना है उसको पैराग्राफ बना देते हैं। तो ठीक है, ये इतना हो गया। अच्छा, अभी इसके ना दो टाइप्स हैं। तो क्या कहा इन्होंने, इन दिस चैप्टर वी विल फोकस हाउ टू ऐड मार्कअप्स ऑन द टेक्स्ट दैट अपेयर ऑन योर पेज। अभी टेक्स्ट के ऊपर जो जो मार्कअप लग सकता है ना, टेक्स्ट डेटा के ऊपर, वो सारा इस चैप्टर में कह रहा है कि हम कवर करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं। एक स्ट्रक्चरल मार्कअप्स होते हैं। स्ट्रक्चरल मार्कअप क्या होते हैं कि जिसको आप जब लगाते हैं ना तो स्क्रीन पे क्या होती है, चीज़ डिस्प्ले हो जाती है, स्क्रीन पे आपको उसका इफेक्ट फ़ौरन ही नज़र आ जाता है। सिमेंटिक मार्कअप क्या होता है, जो आप अब अगर लगाते हैं ना तो स्क्रीन पे आपको कोई इफेक्ट उसका नज़र नहीं आता है, ठीक है, विच प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो वो मशीन को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। मिसाल के तौर पे आपकी जो वेबसाइट है वो ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा आए और उसको लैपटॉप पे ही ओपन करे हमेशा, ठीक है। आपकी जो वेबसाइट है ज़रूरी नहीं है कि वो स्मार्टफोन पे ओपन हो। बहुत सारे ऐसे भी तरीक़ा है आपकी वेबसाइट को विज़िट करने का जिसमें मशीन आपकी वेबसाइट को पढ़ रही होती है, ठीक है। कोई बंदा नहीं होता, कोई इंसान नहीं होता, एक मशीन होती है जो कि आके आपकी वेबसाइट को क्या करती है, विज़िट करती है और आपकी वेबसाइट को रीड कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी मशीनें होती हैं वो, मिसाल के तौर पे नंबर 1 सबसे बहुत ज़्यादा फेमस, स्क्रीन रीडर्स। आमतौर पे जो बिनाई से महरूम होते हैं वो जब कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो उनका एक ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जो उनको हर चीज़ बोल के सुना रहा होता है, ठीक है। वो कंप्यूटर ऑन करते हैं, हर चीज़ उनको बोल के बताई जा रही होती है कंप्यूटर की जानिब से। तो जब वो बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा ना तो आपकी वेबसाइट भी वो जो स्क्रीन रीडर का सॉफ्टवेयर है वो पढ़ेगा पूरा आपकी वेबसाइट को और उस बंदे को सुनाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपकी वेबसाइट को किसने विज़िट किया, आके स्क्रीन रीडर ने विज़िट किया और स्क्रीन रीडर ने आपके वेबसाइट को एक्सेस किया। तो ऐसी सूरत में ना ये जो सिमेंटिक मार्कअप्स हैं इनका डिस्प्ले तो कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन जब इस तरह की कोई मशीन आती है ना तो उसको वो काफ़ी हेल्प आउट करते हैं चीज़ों को समझने में, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक और एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। क्रॉलर्स जो होते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे गूगल है ना, सर्च इंजन है, अभी गूगल पे हम कुछ भी लिखते हैं फ़ौरन आ जाता है। वो कैसे आता है, वो इस तरह से आता है कि गूगल वालों ने ना एक सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है अपना, एक मशीन एक बनाई हुई है, एक रोबोट बनाया हुआ है, या कोई भी उसका आप मुख्तलिफ नाम ले सकते हैं, जिसको क्रॉलर्स कहते हैं। अच्छा, क्रॉल का मतलब ऐसा होता है रेंगना, जैसे जो आपका जो बड़ी वाली मकड़ी होती है ना जब वो ऐसे टक टक करके चलती है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रॉलिंग, ठीक है। या कोई बच्चा जब घुसकता है तो मतलब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है वो जब पेट के बल चल रहा होता है तो उसको भी क्रॉलिंग कहते हैं। तो क्रॉलिंग का तो असल मकसद ये होता है। तो क्रॉलर उसको फिर इस वजह से कहते हैं कि वो दुनिया में जितनी भी वेबसाइट है वो हर वेबसाइट पे ना बारी बारी जाता है, ठीक है, और हर वेबसाइट को वो क्रॉल करता है। अच्छा, वो इस तरह से क्रॉल करता है कि उसकी सारी चीज़ों को वो रीड करता है, वेबसाइट में जो भी कुछ है, ठीक है। तो ये जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है तो ये सिमेंटिक मार्कअप्स जो हैं ये उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से उसको काफ़ी आसानी होती है, ठीक है, उन क्रॉलर्स को, उन मशीनों को,
ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ मौक़े पे बहुत सारी मुख्तलिफ मशीन आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकती है, तो ये सिमेंटिक मार्कअप उनके लिए होता है। ये डिस्प्ले पे कोई इसका इफेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। जी दोस्त। सर एक क्वेश्चन था, जी दोस्त। जैसे आपने सेमेंटिक टैक्स का बताया कि ये बेसिकली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टेक्स्ट। अब बात ये है कि जो कि नॉर्मली स्क्रीन रीडर्स वगैरह के लिए होता है, अब मोस्टली वेबसाइट पे नॉर्मली ये वाले टैग्स यूज़ नहीं होते, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर टैग्स है वो यूज़ होते हैं। तो क्या उस पर गूगल स्क्रॉलिंग नहीं करता? उसको पढ़ने में क्या होता है, लाइक उस पर अगर स्क्रीन रीडिंग अगर कोई करना चाहे, वैसे अगर कोई ब्लाइंड है तो उसको वो रीड करके नहीं पढ़ सकेगा अगर स्ट्रक्चर टैग्स यूज़ करें? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। असल में अभी ये आ जाएगा थोड़ी देर में ना, इसी बुक के बाद आ जाएगा। मिसाल के तौर पे कोई क्रॉलर आया आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। अभी उस क्रॉलर को ये बात कैसे पता चलेगी कि ये जो वेबसाइट है ये किस ज़ुबान में है? जैसे अभी हम एक्सप्रेस न्यूज़ पर गए थे, वो एक्सप्रेस न्यूज़ की वेबसाइट में कुछ इंग्लिश भी लिखा हुआ था, कुछ उर्दू भी लिखा हुआ था। अब क्रॉलर को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी ज़ुबान में है? या तो अभी क्योंकि गूगल के देखो क्रॉलर है वो तो स्मार्ट है, वो तो एआई के ज़रिए ये पता लगा लेगा कि कौन सा क्या है। लेकिन सिर्फ गूगल तो नहीं है ना, दुनिया में और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं। जैसे एक डक डक गो करके है, वो बड़ा फेमस है, लिनक्स वाले सारे वो डक डक गो यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर वो एक माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, वो एंटरप्राइज में सारे बिंग यूज़ करते हैं, ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि उनको अलाउ नहीं होता कि वो माइक्रोसॉफ्ट के अलावा कोई और दूसरे पे जाएं, ठीक है। फिर आपका जो ये याहू सर्च वगैरह पता नहीं और कौन कौन से हज़ारों सर्च इंजन हैं, ठीक है ना, तो वो सब आते हैं आपकी वेबसाइट पे बारी बारी। अच्छा, गूगल थोड़ा उनके पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो जल्दी जल्दी क्रॉल करते हैं, ठीक है। बाकी हो सकता है याहू वाले या बिंग वाले महीने में एक आध दफ़ा कर लेते हों, ठीक है। तो इस तरह के कुछ चल रहे हैं सीन। तो अभी उस क्रॉलर को ये कैसे बात पता चलेगी कि ये पेज कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? तो ये हमें ना बताना पड़ता है, सिमेंटिक मार्कअप लगा के, सिमेंटिक टैग्स लगा के ये बात हमें बतानी पड़ती है। अभी ये बुक में आ जाएगा आगे, तो आप देख लेंगे कि उसकी फिर इंपॉर्टेंस मीन्स गुड प्रैक्टिसेस ये है कि हम सेमेंटिक मार्कअप ही यूज़ करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस नेचर का यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, किस तरह का यूज़र आ रहा है, क्या वो ब्लाइंड है या वो नहीं पढ़ सकता, ये जो भी, तो स्कॉलर जो मदद करेगा उसकी। बिल्कुल। तो सिमेंटिक मार्कअप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो उसके बगैर हो ही नहीं सकती, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखें, ये HTML का टैग है, इसमें एक सिमेंटिक लगा हुआ है लैंग्वेज EN, कि ये HTML का डॉक्यूमेंट किस में लिखा हुआ है? EN का मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो कोई भी क्रॉलर जब इस वेबसाइट पे आएगा ना, वो समझ जाएगा कि ये अंग्रेज़ी में ये पूरी वेबसाइट है। उसको कोई, अच्छा इसको मैं हटा भी दूँ ना तो स्क्रीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको लगा दूँ तो भी नहीं पड़ेगा, इसको अगर मैं FR कर दूँ फ्रेंच तो भी स्क्रीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये सिमेंटिक के बगैर ये कैसे पॉसिबल है? या तो AI लगी हुई हो, जो क्रॉलर जो आया कि वो जो AI के ज़रिए पता लगाए, ठीक है ना, हर किसी के पास AI पॉसिबल नहीं है कि हो। अच्छा, अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर रखने का मकसद यहाँ पर नहीं, क्या है? स्क्रीन पे कोई डिस्प्ले में चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब कोई क्रॉलर आएगा ना तो उसके लिए ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। सही है। या कोई स्क्रीन रीडर आएगा अगर, तो उसको पता चलना चाहिए ना कि ये किस लैंग्वेज में है, ताकि उसी हिसाब से उसको रीड करे। तो ये स्क्रीन रीडर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हम और भी देखते हैं इसी चैप्टर के बाद कि सिमेंटिक में ना क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, पहले तो आ गई भाई हेडिंग्स के अंदर H1 से लेके H6 तक की ये चीज़ सारी मौजूद है हमारे पास, ठीक है। H1 से लेके H6 तक का ये कोड लिखा हुआ है, ये नीचे उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। इसमें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी साइंस तो नहीं है, इसको आप बारी बारी लगा कर देख लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह कोड यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में, सेम आपको इसी तरह लगा कर देखना है। एक H1 है ना, एक H2 मैं इसके नीचे लगा देता हूँ, बाकी आप फिर ख़ुद भी लगा कर देखिएगा कि ये कैसे है। H1 था, H2 मैंने कर दिया। अच्छा, रिफ़्रेश किया, देखो ये H1 डिस्प्ले हो गया, ये H2 डिस्प्ले हो गया। इस तरह इसमें 6 लेवल की हेडिंग्स हैं, ठीक है, H1 से लेके H6 तक, ठीक है। ये 6 लेवल की इसमें हेडिंग मौजूद है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो हेडिंग के सारे मार्कअप ये ख़त्म हो गए, इसके अलावा हेडिंग के लिए कोई मार्कअप नहीं है। पैराग्राफ के लिए कौन सा मार्कअप इस्तेमाल होता है? P, दैट इज़ ओनली वन मार्कअप जो पैराग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, P नाम है। ये हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम अभी थोड़ी देर पहले लगा के देख भी चुके हैं। अच्छा, आप देखें 2 पैराग्राफ हैं, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो नीचे 2 पैराग्राफ की तरह ही आपको नज़र आ रहा है। बोल्ड इटैलिक, ठीक है, किसी भी चीज़ को बोल्ड करना हो,
बस उस पे बोल्ड लगा दिया, नीचे आप देखें उसके बोल्ड रिजल्ट में बोल्ड हो गया वो, ठीक है। इटैलिक है, किसी भी चीज़ को इटैलिक थोड़ा दिखाना है तो आप देखें यहाँ पे इटैलिक कर दिया एक वर्ड को और ये इटैलिक होके नज़र आ गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये आपने लेकिन अपने हाथ से इस कोड को चला कर देखना है, इस कोड को लिख कर देखना है अपने हाथ से। और यहाँ पर जो ये इसने बात लिखी हुई है ना, इसको लाजमी पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। ये अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएँ कोड में से, ठीक है। अच्छा, एक है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट ना, ये भी एक टेक्स्ट में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। एक्सक्यूज मी सर। जी दोस्त, जी दोस्त। अच्छा, कोई कुछ कह रहा था? नहीं कह रहा मेरा ख्याल कोई कुछ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हाँ हूँ? बोलो बोलो, हाँ यही तो। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि हम बोल्ड के लिए बीट डेक यूज़ करते हैं, तो सर उसके लिए स्ट्रॉन्ग भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगा कि हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करें या बीट? हाँ, असल में स्ट्रॉन्ग जो है ना वो सिमेंटिक है, अभी वो इसी चैप्टर के आखिर में आ जाएगा, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं अभी, ये चैप्टर के आखिर में ना स्ट्रॉन्ग को डिस्कस किया है इन्होंने, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लें प्लीज़ आप। अच्छा, तो ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट जो है ना, ये दो टैग्स और भी हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको ना 4 के ऊपर ये ऐसे TH थोड़ा छोटा करके आपको लगाना है, तो दिस इज़ कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। तो आप देखें इसके लिए क्या कोड लिखा है, ऐसे 4 लिखा हुआ है और 4 के बाद जो TH था ना उसको सुपर कर दिया है। सुपर करने से वो थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट ये हो गया। अच्छा, इसी के बाद सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या है, देखें जैसे ये CO लिखा हुआ था, इसके आगे 2 ऐसे आपको छोटा करके 2 दिखाना है अगर, तो ये छोटा करके 2 कैसे दिखाया है इन्होंने, देखते हैं ऊपर। इन्होंने CO लिखा और जो 2 लिखा हुआ था ना उसके ऊपर सब स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया, तो वो थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। वेरी इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसका भी ये टेक्स्ट प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्या लिखा है इन्होंने। अच्छा, वाइट स्पेस, अगर HTML में आप वाइट स्पेस छोड़ते हैं तो HTML उस वाइट स्पेस को इग्नोर कर देगा, ठीक है। और अगर आपको ज़बरदस्ती वाइट स्पेस डालना है तो उसके लिए कोड होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। यहाँ पे बल्कि सर सुपर पर आने के लिए सुपर जो है वो ऊपर ले जाने के लिए, ये TH पे जो लगा हुआ है ये सुपर है और ये है सब जो CO2 पे लगा हुआ है, ठीक है। ये सब स्क्रिप्ट है। अच्छा सर, ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ये जो है वो सेमेंटिक टैग्स हैं? नहीं, ये स्क्रीन पे जब डिस्प्ले हो रहा है तो सिमेंटिक नहीं है, ये स्ट्रक्चरल हैं, ठीक है। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाली सारी चीज़ें, दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल टैग्स या स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर सर मैं आई और EM की बात करूँ तो EM अभी जैसे अभी हम आ रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं उसके ऊपर, थोड़ा सा अभी इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कस हुआ भाई, तो थोड़ा सा प्लीज़ वेट कीजिएगा। अच्छा, और अब उसके बाद एक है टैग BR। अच्छा, BR में आप नोट कीजिएगा कि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स मौजूद नहीं है, ठीक है। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं HTML में जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो ऐसे टैग्स को हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये। तो BR के टैग से होता क्या है कि, अच्छा, इसको हॉरिजॉन्टल रूल कहते हैं ना, ठीक है, सॉरी लाइन ब्रेक कहते हैं इसको, BR के लाइन को क्या करता है, एक बार ब्रेक कर देता है। अच्छा, तो देखें आप, जैसे इसने लिखा दी अर्थ और उसके बाद लगाया BR, तो यहाँ से क्या हुई, लाइन ब्रेक हो गई। आप देखें दी अर्थ के बाद जो बात लिखी हुई है वो फिर अगली लाइन में है। तो ये इसका काम है, बहुत सिंपल सा काम है, बहुत इजी सा है। इसको मैं कोड में लगा के भी देख लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कहा दिस इज़ अ सिंपल पैराग्राफ, उसके बाद मैं चाहता हूँ क्या हो जाए, लाइन ब्रेक हो जाए, तो मैंने क्या कहा, BR, ठीक है। अब जैसे ही मैं BR लिखूँगा, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखूँ ये भी सही है, अगर ऐसे इसमें स्लैश लगा दूँ एक तो भी सही है ये, ठीक है। बुक में इन्होंने कंप्लीट लिखा हुआ है, ठीक है, बुक में इन्होंने ऐसे कंप्लीट लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं ये लास्ट में ये टैग ना भी लगाऊँ ना तो भी एक ही बात है, ठीक है। वेल, क्योंकि हम अभी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो हम प्रॉपर उसी तरह इस टैग को लगाते हैं जैसे बुक में उन्होंने लगाकर बताया है, ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ, इसका डिस्प्ले देखता हूँ क्या है। रिफ़्रेश किया मैंने तो आप देखें यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज़ अ सिंपल पैराग्राफ के बाद लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है। अच्छा, BR के बाद क्या है, एक HR है। HR क्या करता है, ना सिर्फ लाइन को ब्रेक करता है बल्कि उसमें एक बारीक सी लकीर भी बना देता है, ठीक है। अगर मैं वापस अपने कोड में आऊँ और अपने कोड में आके इस BR को मैं HR कर दूँ अगर,
ठीक है, तो उससे क्या होगा, लाइन तो ब्रेक होगी लेकिन साथ में क्या हो जाएगा, एक बारीक सी लकीर भी आ गई साथ में। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा एक यूज़ केस है, बहुत सारी जगहों पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये HR हो गया। वालेकुम अस्सलाम। ये BR वाला जो कोड है दोबारा रिपीट कर दो। अच्छा, BR वाला कोड जो है वो मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक, यहाँ पे ऊपर इन्होंने जिक्र भी किया हुआ है लाइन ब्रेक। अच्छा, लाइन ब्रेक क्या काम करता है, मिसाल के तौर पे ये जो दी अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद इन्होंने BR यहाँ पे लगाया हुआ है, तो उससे हुआ क्या कि दी अर्थ के बाद लाइन चेंज हो गई, अगली लाइन में चला गया जो आपका सेंटेंस था। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ये दी अर्थ गोज़ 100 टन हैवियर, ये सीधा सीधा चलता है ना। तो इन्होंने BR लगा के लाइन को चेंज करवा दिया। तो हमने भी क्या किया, हमने कहा कि दिस इज़ अ सिंपल पैराग्राफ, उसके बाद यहाँ पे BR लगाया, तो आप नोट करें यहाँ से लाइन चेंज हुई। ठीक है, तो ये BR का काम ये है। अच्छा, HR क्या करता है, ये भी लाइन को ब्रेक करता है, लेकिन साथ साथ क्या करता है, ये बारीक सी एक लकीर भी लगा देता है लाइन ब्रेक करने के साथ साथ। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इसको आप पढ़ भी लीजिएगा, प्लीज़ इसको अपने हाथ से कोड को लिख कर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ गई है सिमेंटिक मार्कअप्स। ये तो स्ट्रक्चरल हमने ऊपर थोड़े से पढ़े, 2-4 स्ट्रक्चरल पढ़े, सारे नहीं पढ़े अभी, तो जाहिर है वो पूरी बुक में हम स्ट्रक्चरल मार्कअप्स ही पढ़ रहे होंगे पूरा। अच्छा, सिमेंटिक मार्कअप के बारे में इन्होंने क्या लिखा है, देयर आर सम टेक्स्ट एलिमेंट्स दैट आर नॉट इंटेंडेड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेब पेज। कह रहे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको लगाने का मकसद आपके पेज का जो स्ट्रक्चर है ना उसको चेंज करना नहीं होता। ठीक है, या पेज पे उसको डिस्प्ले करना उसका मकसद नहीं होता, बट दे डू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द पेज। कह रहा है कि बावजूद इसके कि वो स्क्रीन पे कोई नज़र नहीं आ रहा होता उसको लगाने से, लेकिन स्टिल वो आपके वेबसाइट पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं। दे आर नोन एज सिमेंटिक मार्कअप्स। ठीक है, इस तरह की हम चीज़ों को सिमेंटिक मार्कअप कहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है कि भाई आपके अगर स्क्रीन रीडर आपके पास आएगा या आपको कोई SEO का सर्च इंजन आपके पास आएगा, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट, तो ये इसको प्लीज़ पूरा पढ़िएगा इस पैराग्राफ को कि यहाँ पे ये असल में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं अब टैग्स एक एक करके शुरू होंगे। अब दोस्त ने एक सवाल पूछा था कि स्ट्रॉन्ग और बोल्ड, ये तो दोनों एक ही काम कर रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जहाँ पे अभी देखें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग का जिक्र आया, एक स्ट्रॉन्ग के नाम से टैग है। अब जहाँ पे इन्होंने स्ट्रॉन्ग लगाया ना, आप नोट करें ये जो बिहेवियर करके उसने एक वर्ड है जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग लगाया, तो ये नीचे बोल्ड होकर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अच्छा आके ज़रा हम कोड में लगा के देखते हैं इसको। कोड में इसको ना ज़रा हम लगा के ट्राई करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या कहा, दिस बुक को जो है ना मैंने क्या करना है, बोल्ड करना है। B लगा के मैंने बोल्ड कर दिया। दिस बुक को मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। अच्छा, उसके अलावा मैंने क्या करना है, ये जो समवेयर है इसको मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया। ठीक है, मैंने एक वर्ड को स्ट्रॉन्ग किया, एक वर्ड को बोल्ड किया। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ क्या होता है। अच्छा, समवेयर और दिस बुक, ये दो वर्ड थे ना जिसके ऊपर मैंने लगाया है। अच्छा, समवेयर के ऊपर मैंने लगाया है स्ट्रॉन्ग और दिस बुक के ऊपर मैंने लगाया है बोल्ड। ठीक है, इन दोनों में डिस्प्ले के एतबार से तो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बोल्ड होकर डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि एक पे स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है, एक पे B का टैग लगा हुआ है। तो अब क्या हुआ कि तो स्ट्रॉन्ग क्यों फिर इन्होंने रखा, तो स्ट्रॉन्ग करता क्या है, अभी इन्होंने बुक में यहाँ पे जिक्र किया हुआ है कि द यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इंडिकेट दैट द कंटेंट हैज़ स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंस। फॉर एग्जांपल द वर्ड कंटेंट इन दिस एलिमेंट माइट बी सेड विद स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज। ठीक है, अगर आप किसी बात को स्ट्रॉन्ग करके लिख देंगे तो अगर स्क्रीन रीडर आके उसको पढ़ेगा ना उस बात को, तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगा हुआ होगा उसको थोड़ा ज़ोर दे के बोलेगा। ठीक है, अच्छा मैं इस जुमले को पढ़ता हूँ, ये जो बिहेवियर ये वाला जुमला लिखा हुआ है,
ठीक है। एक तो तरीका ये हो सकता है इसको पढ़ने का, बेवियर पॉकेट पिक पॉकेट्स ऑपरेट इन दिस एरिया, ठीक है। एक ये सिंपल तरीका है कि बेवियर पिक पॉकेट्स ऑपरेट्स इन दिस एरिया, ये एक सिंपल सा तरीका है। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं लगा हुआ होता है इसमें, स्ट्रॉन्ग लगने के बाद इसको स्क्रीन रीडर किस तरह पड़ेगा, बेवियर पॉकेट पिकर्स ऑपरेट इन दिस एरिया, ठीक है। तो बेवियर पे थोड़ा जोर देगा वो। अच्छा, हर ब्राउज़र थोड़ा मुख्तलिफ तरह से इसको कर सकता है, ठीक है। हम आम तौर पे जो भी लोग इस क्लास में इनरोल्ड हैं उन्होंने स्क्रीन रीडर तो कभी आम तौर पे यूज़ नहीं किया होगा, क्योंकि वो जो नाबीना अफराद होते हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है और वो ज़ाहिर है फ्रीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सर सेमेंटिक टैग्स जो है वो प्रिंट भी करेगा ना ब्राउजर पे? लाइक तो पहले मैं ये समझ रहा था, शायद आप मेरी अंडरस्टैंडिंग में मसला हो रहा होगा, आपने कहा था कि वो प्रिंट नहीं करता ब्राउजर पे, जस्ट वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, बट ये प्रिंट भी कर रहा है। अच्छा। और साथ साथ जो है वो जोर भी दे रहा है के साथ साथ कि भाई वो स्ट्रॉन्ग है। तो अब कहने का मकसद ये कि प्रिंट भी करेगा और साथ साथ जो स्क्रीन रीडर्स वगैरह उसमें स्ट्रांगली बताएगा, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये डिस्प्ले हो रहा है इस वक्त। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे टैग्स हैं जो डिस्प्ले होते हैं, लेकिन जैसे बोल्ड है, अब वो सेम काम बोल्ड भी कर रहा है, सेम काम ये भी कर रहा है, तो स्टिल इस वजह से उसको कहा जा रहा है कि भाई ये कोई एडिशनल चीज़ डिस्प्ले में नहीं ला रहा। वेल, तो कुछ टैग्स ऐसे हैं स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले भी होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनकी बैकग्राउंड में भी चल रही होती है। अच्छा, कुछ लेकिन ऐसे भी हैं सेमेंटिक टैग जो सिरे से नज़र ही नहीं आते, ठीक है, वो भी अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो ठीक है, ऐसे भी हैं जो आप जो पहले समझ रहे थे वो भी सही समझ रहे थे कि कुछ ऐसे भी हैं जो सिरे से नज़र ही नहीं आते। अच्छा, दोनों प्रिंट तरह ही नहीं होंगे इस पे? हाँ, प्रिंट भी नहीं होते, अभी हैं ऐसे कुछ। अच्छा, वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, उसके बाद मैं नीचे आया, यहाँ पे आप देखें एक EM करके एक टैग है, एम्फेसाइज इस टैग का नाम है। अच्छा, ये आप देखें जहाँ पे EM लगा हुआ है उसको नीचे इटैलिक करके डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इटैलिक में और एम्फेसाइज में क्या फ़र्क हुआ, यहाँ पे बता रहे हैं, द एम्फेसाइज एलिमेंट इंडिकेट एम्फेसाइज दैट सबटली चेंजेस द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। जी जी दोस्त बोलें, कोई कुछ कहना चाह रहा है? नो सर, कैरी ऑन। अच्छा, अब आप नोट कीजिएगा, जैसे वो आपने PK फिल्म देखी होगी, उसमें वो बोलता है ना कि अच्छा जो है उसके 4-5-6 मीनिंग हैं, ठीक है। अगर किसी ने ऐसे बोला अच्छा तो उसका मतलब है मुझे समझा रही है, ठीक है। अगर किसी ने बोला अच्छा तो मतलब है ठीक है, ये भी है अच्छा, ठीक है। अच्छा, हैरत वाली भी बात हो सकती है। तो ये इस जुमले के अंदर अगर एम्फेसाइज चेंज किया जाए ना जुमले का, तो जुमले का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको प्लेनली पढ़ूँ तो मैं इसको बोलूँगा आई थिंक ईव वॉज द फर्स्ट, ठीक है। ये मैंने इसको प्लेनली पढ़ा है, अभी कहीं पे भी एम्फेसाइज नहीं किया मैंने, ठीक है। इसको मैंने प्लेनली पढ़ा है। चलो ईव हटा के मैं कोई अरसलान कर देता हूँ वर्ड इसका, ठीक है, एव क्योंकि थोड़ा अंग्रेज़ी सा नाम है। तो मैंने कहा आई थिंक अरसलान वाज द फर्स्ट। अच्छा, अब इसको मैं एम्फेसाइज अगर लगाऊंगा ना थिंक के ऊपर, तो अब ये जुमला कैसे बनेगा, इसमें होगा आई थिंक अरसलान वाज फर्स्ट, ठीक है। एक ये जो तरीका हो गया, एक तरीका हो गया आई थिंक अरसलान वाज द फर्स्ट, ठीक है। फिर एक तरीका ये होगा आई थिंक अरसलान वाज द फर्स्ट, एक ये तरीका हो गया बोलने का, ठीक है। तो एम्फेसाइज हम जहाँ पे लगाएंगे उससे वो बोलने का तरीका उसको चेंज हो जाता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र विल, जी दोस्त, स्पीकर टच करें, स्पीकर पे देखें, ये जो पहला आपने किसने आया, आपकी आवाज़ बहुत ही कम आ रही है दोस्त, समझ नहीं आ रहा। ये टच करें, नहीं अच्छा, तो हमने क्या देखा कि जहाँ पे हम EM का टैग लगाएंगे ना, जब स्क्रीन रीडर इस चीज़ को पढ़ेगा तो वो एम्फेसाइज देगा वहाँ पर, ठीक है। अभी एम्फेसाइज देना यानी किसी भी जुमले में किसी एक ख़ास वर्ड को एम्फेसाइज करना क्या होता है, ये आप अलग से भी गूगल कर सकते हैं, वीडियोज़ इसकी आप देख सकते हैं कि किसी एक ख़ास वर्ड पे एम्फेसाइज करने का क्या मतलब है, ठीक है। किसी एक वर्ड को ज़रा उस पर जुमले को सेंटर करना,
ठीक है, या उसके ऊपर स्पॉटलाइट डालना, या उस वर्ड को जुमले का सेंटर पॉइंट बनाना, इसको हम कहते हैं एम्फेसाइज करना। ठीक है, तो ये अभी ग्रामर से थोड़ा रिलेटेड है, तो बस इस पर इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि EM जो एम्फेसाइज है और इटैलिक है, उसका डिफरेंस आपको ये समझ में आ गया अगर, तो ये मतलब अचीव हो गया हमारा जो गोल है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके अलावा है ब्लॉक कोटेशन। ठीक है, अच्छा, ब्लॉक कोटेशन जो है वो क्या है कि आपने किसी जगह पे, किसी वेबसाइट पे कोई किसी बंदे की कही हुई बात लिखी, ठीक है, तो आप साथ में उसके क्या लगा देते हैं, साइट करके एक चीज़ लगाते हैं जिसमें आप वो URL प्लेस कर देते हैं कि अच्छा यार मैंने इस वेबसाइट की इस जगह से ये उठाया है, ये ख़ास जुमला। अच्छा, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब भी कोई क्रॉलर आता है आपकी वेबसाइट पे तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये फला वेबसाइट से उठाया गया है। ठीक है, तो उसमें कुछ अगर उससे कुछ करना होता है क्रॉलर को, तो वो अब डिसीजन ले लेता है उस हिसाब से। ठीक है, ये भी बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, इस कोड को आप एज इट इज़ लिखेंगे ये चल जाएगा, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। अच्छा, एब्रीविएशंस एंड एक्रोनियम्स। अच्छा, एब्रीविएशन क्या चीज़ होता है कि किसी भी जो बड़ा एक वर्ड होता है उसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, उसको एब्रीविएशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोफेसर को आमतौर पे प्रॉफ करके भी लिखा जाता है, PROF, या डॉक्टर को आमतौर पे DR लिखा जाता है, या मिस्टर को MR लिखा जाता है। ठीक है, बहुत सारे इस तरह के एब्रीविएशन आपके पास मौजूद हैं। तो जहाँ पे मैं PROF करके लिख रहा हूँ ना, तो ज़ाहिर है PROF जो है वो ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी के अंदर एक वैलिड जुमला हो। चलो प्रॉफ तो है वैलिड, लेकिन कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे मैं अब लिख रहा हूँ IM, ठीक है, इंज़माम मलिक को मैं IM करके लिख रहा हूँ, उसका एब्रीविएशन लिख रहा हूँ मैं IM। या कुछ होते हैं ना कि ZA जूनियर, ठीक है, ZA सीनियर, तो अभी पता चलता है कि भाई ZA अब्बासी, ये ZA का क्या मतलब है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे ज़हीर असलम अब्बासी इस तरह का नाम होता है आमतौर पे लोगों का, तो ZA अब्बासी जो है ना वो एक्चुअली एब्रीविएशन हो गया फिर। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, ABBR ऐसे करके टैग लगा के ना उसका फुल फॉर्म भी आप बता देते हैं वहीं पे। ठीक है, तो फुल फॉर्म बताने से क्या होता है कि जो आपके जो सर्च इंजन्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि अच्छा जहाँ पे भी ये बात है ना वो एक्चुअली बात हो क्या रही है, तो उससे कॉन्टेक्स्ट ज़रा बेहतर तौर पे समझ पाती है कोई मशीन आपकी जो बात की। अच्छा, इसी तरीके से एक एक्रोनियम्स होते हैं। एक्रोनियम्स क्या होते हैं कि कोई एक बड़ा नाम है और उसका क्या किया हुआ है, उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है, लेकिन वो कोई जुमला, वो कोई बोलने वाला वर्ड नहीं है। जैसे NASA, ठीक है, ये बोलने वाला वर्ड तो नहीं था, लेकिन लोगों ने इसको अब एक बाकायदा बोलने वाला वर्ड बना लिया, नासा। ठीक है, जैसे PIA है, ठीक है, अभी उसका मतलब होता है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, लेकिन इतना लंबा कोई भी नहीं बोलता, लोगों ने PIA को बाकायदा एक नाम के तौर पे ट्रीट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्रोनियम। ये डॉक्यूमेंट में यूज़ करके दिखा दें, ये बिल्कुल दिखा देता हूँ मैं। जी। अच्छा, तो एक्रोनियम उस चीज़ को कहते हैं हम कि कोई ऐसा नाम था जो लंबा था, नाम 3, 4, 5, 6 वर्ड्स पे मुश्तमिल था, लेकिन लोगों ने शॉर्ट कर दिया उसको, और शॉर्ट करके अब उसको बाकायदा एक नाम का दर्जा हासिल हो गया, तो उसको हम एक्रोनियम कह सकते हैं। जैसे पुलिस एक वर्ड है, ठीक है, पुलिस भी आपको पता है एक एक्रोनियम है। पुलिस के जो 5 कैरेक्टर्स हैं उन 5 का अलग अलग मतलब है, ठीक है, लेकिन आम तौर पे मतलब अगर आप किसी से कहें पुलिस तो वो एक बाकायदा उसको एक वर्ड समझा जाता है। तो अच्छा, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपके दरमियान मौजूद हैं। आप गूगल पे जाके लिखेंगे कि मोस्ट कॉमन एक्रोनियम्स, तो वो बहुत सारे एक लंबी बड़ी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। अच्छा, इसको हम ज़रा दोनों को ना ऐसे ही कॉपी करते हैं यहाँ से, और हम ज़रा इसको अपने कोड में इस्तेमाल करके देखते हैं, और इसका बिहेवियर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है जी। अच्छा, एक हमने ये एब्रीविएशन इस्तेमाल कर लिया, इसकी लाइंस को मैं ब्रेक कर लूँ ताकि ये मेरी स्क्रीन पे अच्छे से डिस्प्ले हो। ठीक है भाई, ये मैंने एक पैराग्राफ में क्या इस्तेमाल कर लिया, एब्रीविएशन, ठीक है, और दूसरे पैराग्राफ में मैंने क्या इस्तेमाल कर लिया, एक्रोनियम। ठीक है जी, मैंने लाइंस इसकी ब्रेक की हैं जस्ट ताकि ये स्क्रीन पे प्रॉपर डिस्प्ले हो पाए। अच्छा, इन्होंने क्या कहा कि प्रोफ स्टीफन हॉकिंग इज़ अ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट,
एंड कॉस्मोलॉजिस्ट, ये इसने एक जुमला लिखा। तो प्रॉफ का मतलब प्रोफेसर था यहाँ पे, तो इसने टाइटल करके बता दिया। इसी तरीके से इन्होंने कहा नासा डू क्रेजी स्पेस स्टफ। अभी ये नासा जो है वो एक्रोनियम है, तो एक्रोनियम का भी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो मुश्किल सा इसका कोई भी नाम है, ये आ गया। अच्छा, इसको हम ज़रा ब्राउज़र पे इसका बिहेवियर अब एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या रिपोर्ट है। आप नोट करें कि प्रॉफ के नीचे एक लाइन लगी हुई आ रही है और नासा के नीचे एक छोटी सी लाइन लगी हुई आ रही है। जब यहाँ पे मैं थोड़ी देर होल्ड करके रखता हूँ अपने माउस को, हवर करता हूँ थोड़ी देर इस जगह पे लाके, तो यहाँ पे ना उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ आ जाता है, और प्रॉफ पे जब जाके करता हूँ तो वो मुझे प्रोफेसर करके दिखा देता है। ठीक है, तो ये सिमेंटिक मार्कअप्स हैं, ये आपको यूआई पे भी चलो थोड़ा सा अंडरलाइन दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हेल्प कर रहे होते हैं जो स्क्रीन रीडर्स को, कि भाई स्क्रीन रीडर को अगर मैं सिर्फ ये PROF लिखूँगा ना, तो हो सकता है वो उसको प्रॉफ पढ़े, बजाय इसके कि प्रोफेसर पढ़ने के उसको प्रॉफ पढ़े। ठीक है, अब जैसे ये नासा है, अगर नासा को मैंने फुल दिया हुआ है ना, ये फुल फॉर्म दिया हुआ है, तो स्क्रीन रीडर फुल फॉर्म भी पढ़ सकता है, जो भी उसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होगी कि भाई अगर कहीं पे कोई ऐसा जो है ना नासा टाइप का कोई एक्रोनियम आ जाए, तो उसका एक्रोनियम बोलना है या फुल फॉर्म बोलना है, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, स्क्रीन रीडर की सेटिंग्स होंगी। ठीक है, ऑन अदर एंड ये जो प्रॉफ है, इसको तो हमेशा ही प्रोफेसर पढ़ते हैं ना, DR जो लिखा हुआ होता है उसको कभी किसी ने, डॉक्टर ही पढ़ते हैं उसको। ठीक है, उसको तो DR पढ़ता ही नहीं है कोई भी। ठीक है, जैसे सर डॉक्टर मीन टू से अगर देखा जाए तो दोनों का जो वर्किंग है दोनों की सेम है, सेम टू सेम, मतलब जो एट द एंड रिजल्ट है, लाइक अगर एब्रीविएशन यूज की जा रही है उससे भी वही आउटपुट है, और नासा लिखने पे भी नहीं, सेम, नहीं। अगर एक्रोनियम यूज कर रहे हैं वही इन दोनों की फंक्शनैलिटी अलग है, यही तो वजह है ये इसको सेमेंटिक बोला इसीलिए जा रहा है कि दिखने में दोनों में फ़र्क नहीं लग रहा कोई, लेकिन इंटरनली इसकी फंक्शनैलिटी अलग है। मिसाल के तौर पे जो मैंने जिक्र किया आपसे कि ये जो एब्रीवेशन होता है ना, एब्रीवेशन को लिखा तो जाता है शॉर्ट में, लेकिन पढ़ा कभी भी शॉर्ट नहीं जाता है इसको। ठीक है, कभी आपने इसको प्रॉफ पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, हमेशा इसको प्रोफेसर पढ़ेंगे आप। अगर कहीं पे DR लिखा हुआ है, DR. अमजद, तो कभी भी आप उसको DR अमजद नहीं पढ़ेंगे, आप उसको पढ़ेंगे डॉक्टर अमजद। ठीक है, या कहीं पे लिखा हुआ है MR इंजमाम मलिक, ठीक है, तो आप उसको MR इंजमाम मलिक कभी भी नहीं पढ़ेंगे, आप कहेंगे मिस्टर इंजमाम मलिक। ठीक है ना, ये एब्रीवेशन है आपका। अच्छा, एक्रोनियम ऑन अदर हैंड कभी कभी आप इसका फुल फॉर्म भी पढ़ लेते हैं, ज़्यादातर इसको आप जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना उसी को एक वर्ड के तौर पे पढ़ रहे होते हैं। तो ये दोनों की फंक्शनैलिटी थोड़ी सी अलग है। ठीक है, अभी इसको आप अलग से भी पढ़ सकते हैं कि एक्रोनियम में और एब्रीवेशन में एक्चुअली फ़र्क है क्या। ठीक है, ये ग्रामर से रिलेटेड वैसे तो चीज़ है, लेकिन HTML में इस वजह से मौजूद है, ज़ाहिर है भाई टेक्स्ट लिखोगे आप तो उसमें ग्रामर तो है उसमें इन्वॉल्व काफ़ी हद तक, तो इस वजह से ये HTML में आपके पास ये टैग्स मौजूद हैं। होपफुली आपका आंसर हो गया होगा। और किसी का भी कोई सवाल हो तो क्वेश्चन है जी प्लीज़। इसमें सर जो प्रोफेसर है और जो नासा है, इसके नीचे डॉट डॉट्स आ रहे हैं जी, तो ये डॉट डॉट्स तो हमने कहीं मतलब वो कम ही आते हैं, तो इसमें ये डॉट डॉट्स लाजमी है जो एक्रोनियम और इसके अच्छा, ये जो डॉट डॉट है ना, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये डॉट डॉट हर ब्राउज़र में अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि गूगल क्रोम इस पर डॉट लगा रहा है तो दूसरे ब्राउज़र भी इस पर डॉट लगाएं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि ये जो डॉट डॉट है इसको मैं CSS के ज़रिए हटा भी सकता हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको इस तरह छोड़ दूँ और इस तरह मैं लगा रहने दूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सिमेंटिक टैग है, अब जैसे लगा हुआ होता है वो वेबसाइट पे, लेकिन उसको CSS के ज़रिए वो फील नहीं कराने देते एंड यूज़र को कि इसमें कुछ पीछे इस तरह की चीज़ लगी हुई है। ठीक है, तो ये बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं लोग, और ये आम तौर पे ये वाले काम जो करते हैं ना, स्पेशली सिमेंटिक टैग्स लगाने का जो लोग काम करते हैं, उसको हम कहते हैं, एक उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है HTML एक्सेसिबिलिटी टैग्स। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी के बंदे होते हैं। आप अगर अपवर्क वगैरह पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोगों के ना टाइटल में लिखा हुआ नज़र आएगा कि वो बोलेगा कि मैं HTML का एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट हूँ या वेब एप्लीकेशंस का एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट हूँ। तो ये एक्सेसिबिलिटी की चीज़ें हैं और वो बहुत हाईली चार्ज करते हैं, वो आम वेब डेवलपर से डबल ट्रिपल चार्ज करते हैं ना, और वो है भी मुश्किल बाय द वे, मतलब आसान काम नहीं है। अब मिसाल के तौर पे अभी कोई एक आपने एम्फेसाइज़ करना है किसी एक जुमले पे, अब वो इतना पूरा लंबा पेज है, उसके अंदर कहाँ कहाँ एम्फेसाइज़ होना चाहिए आपको मुश्किल काम है ये लगाना एक तरह से। फिर उसको टेस्ट भी करना होगा। आप स्क्रीन रीडर इंस्टॉल करेंगे, अब स्क्रीन रीडर भी 10 तरह के होते हैं मार्केट में, वो 10 इंस्टॉल करेंगे आप। ठीक है, अलग अलग मशीनों में करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे आप, तो वो एक ज़ाहिर है एक
इंटेंसिव काम है, तो इसलिए वो चार्ज भी बहुत ज़्यादा करते हैं वो लोग। अच्छा, इस कोर्स में हम स्पेशली एक्सेसिबिलिटी के टैग्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो फंक्शनल बात है जो एक वेब डेवलपर को पता होना चाहिए हम उतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये साइटेशन एंड डेफिनेशंस करके एक है, ठीक है। साइटेशन में क्या होता है कि जैसे किसी, ये यहाँ पे एक बुक का नाम लिखा हुआ है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिन हैज़ सोल्ड ओवर 10 मिलियन कॉपीज़ वर्ल्ड वाइड। तो ये जो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है ना, इसके ऊपर ये साइट का टैग लगा दिया कि ये ना कोई रेफरेंस की बात हो रही है, कोई मूवी की या कोई बुक की या किसी ड्रामा सीरियल की या किसी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, तो वहाँ पे ना ऐसे साइट करके लगा देते हैं, ठीक है, कि अगर कोई बंदा उसको अलग से देखना चाहे कि अच्छा यार ये, अदरवाइज़ अगर मैं इस पर साइट ना लगाऊँ, ठीक है, तो ऐसे शायद एक जुमले में बंदे को समझ में ना आए कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिन, कि अभी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम तो ये एक जुमला है लेकिन असल में ये बुक का नाम है। तो इसके ऊपर साइट लगाने से अभी जो भी क्रॉलर्स आपके पेज पर आएंगे, ठीक है, वो रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा इस जुमले में जो बात हो रही है वो किसी रेफरेंस की बात हो रही है, किसी मूवी की, किसी बुक की, किसी ड्रामा सीरियल की बात हो रही है, या किसी वाइट पेपर, किसी रिसर्च पेपर की बात हो रही है, ठीक है। तो उसका टाइटल यहाँ पे उसको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइट के बारे में उन्होंने कुछ बात लिखी है, इसको प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर, जितनी भी ये बातें लिखी हुई हैं बुक में। ये फिर ब्लॉक कोड साइट और ये साइट दोनों का फिर सेम ही है, सेम टू सेम वर्किंग है। ब्लॉक कोड भी ये कह रहा है और साइटेशन जी, भी। ब्लॉक कोड पे हम ज़रा वापस चलते हैं, और ब्लॉक कोड के ऊपर ना जो बुक में से जुमला कॉपी किया हुआ है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये बुक में से किसी वेबसाइट में से कोई जुमला कॉपी किया है। अच्छा, फिर ब्लॉक कोटेशन में ये ज़रूरी है कि यहाँ पे जो आप साइट लगाएंगे ना, उसका कोई HTTP URL होगा आपका, कि क्लिक करके बंदा वहाँ जा सके, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। साइटेशन में ऑन अदर हैंड ज़रूरी नहीं है कि वो HTTP का आपका URL हो, ठीक है, वो कोई नाम है बस। तो ये ब्लॉक कोड में और थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। अच्छा जी, अच्छा, फिर डेफिनेशन का एक टैग है हमारे पास, ये भी सिमेंटिक टैग कहलाता है। अच्छा, डेफिनेशन में क्या होता है कि अभी आपने ना ब्लैक होल जो वर्ड था उसके ऊपर ये DFN का जो है टैग लगा दिया आपने, ठीक है। अच्छा, ये ब्लैक होल के ऊपर जो DFN का आपने टैग लगाया है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि ये जो पूरा पैराग्राफ है ये डेफिनेशन है एक, ठीक है। ये क्या है? पूरा पैराग्राफ एक डेफिनेशन है, और ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? ये ब्लैक होल की डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, अब जब आपकी वेबसाइट पे जब गूगल क्रोम आएगा, गूगल का सर्च इंजन जब आएगा आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, और जब इसकी वो इंडेक्सिंग करेगा तो इस डेफिनेशन को जो है ना वो क्या कर लेगा, वो अलग से साइड में उनके पास एक जगह होती है जहाँ पे वो डेफिनेशंस को सेव करते हैं, वहाँ पे ये कर लेगा। अच्छा, उसके बाद वंस उसने आपकी पूरी वेबसाइट को क्रॉल कर लिया, पूरी वेबसाइट को देख लिया, डेफिनेशन जहाँ जहाँ थी वो निकाल लिया, अब जाके गूगल के ऊपर कोई अगर ये बात लिखेगा कि व्हाट इज़ ब्लैक होल, तो ये पैराग्राफ ना उसके रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं शो होगा, ठीक है। चल के ट्राई करते हैं गूगल क्रोम के ऊपर, ठीक है। हम जाके लिखते हैं व्हाट इज़ ब्लैक होल, ठीक है। अच्छा, आप नोट करें कि ये मेरे पास ना फ़ौरन ही क्या आ गई है, एक अदर डेफिनेशन आ गई है। ये डेफिनेशन गूगल कैसे ढूंढ कर लाया? गूगल को कैसे पता चला कि ये इतनी बड़ी वेबसाइट में डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें इस जगह पे, अ ब्लैक होल इज़ अ प्लेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल्स, ये पूरा इसने लिख के बता दिया। तो गूगल ये बात कहाँ से ढूंढ के ला रहा है? गूगल को कैसे पता चल रही है ये बात, ठीक है। अब आप देखें ये एक दूसरी वेबसाइट है science.nasa.gov, इसके अंदर भी इसने एग्जैक्टली वो जुमला उठा के लेकर आया है कि अ ब्लैक होल इज़ एनीथिंग दैट इज़ एम्प्टी स्पेस, ठीक है। और नीचे चलते हैं, ठीक है, ब्रिटियन करके कोई है ये। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखें क्या लिखा हुआ है, ब्लैक होल कॉस्मिक बॉडी ऑफ एक्सट्रीमली इंटेंसिव ग्रेविटी, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन ही है एक तरह से कि ब्लैक होल क्या है, कई कॉस्मिक बॉडी है, एक्सट्रीमली इंटेंसिव ग्रेविटी होती है उसके अंदर, विच नथिंग नॉट इवन लाइट कैन एस्केप, ठीक है। तो ये पूरी डेफिनेशन इस वेबसाइट से भी उठा के ले आ गया, ये ब्रिटानिका करके जो भी वेबसाइट है।
तो ये कैसे उसको पता चल रहा है? चलते हैं हम इस वेबसाइट के अंदर पहले तो, ठीक है, चलते हैं इस वेबसाइट में और जाके देखते हैं कि आया कि इन्होंने DFN का टैग तो नहीं लगाया हुआ। और मैंने कंट्रोल F करके वो जुमला ढूंढा मैंने, ठीक है, ये है वो जुमला जो मुझे ये डिस्प्ले कर रहा था, ऐसा ही है, ब्लैक होल कॉस्मिक बॉडी ऑफ एक्सट्रीमली इंटेंसिव। मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट का बटन दबाया, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने DFN का टैग लगाया हुआ है क्या। अच्छा, बाय द वे हमारा जो गूगल का क्रॉलर है, स्पेशली मैं गूगल की बात कर रहा हूँ, गूगल को स्पेशली ना DFN के टैग की ज़रूरत नहीं है आमतौर पे, ठीक है, क्योंकि गूगल का जो क्रॉलर है वो स्मार्ट है, उन्होंने AI लगाई हुई है, वो बहुत सारी चीज़ों को AI के ज़रिए पकड़ में ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ना यहाँ पे कोई फ्रेमवर्क यूज़ किया हुआ है, तो ये ID वगैरह लगा के कुछ चीज़ें की हुई हैं इन्होंने। वेल, DFN का टैग हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हम जो दूसरी वाली वेबसाइट में चल के देखते हैं, nasa.gov, क्या इन्होंने DFN का टैग लगाया हुआ है? ये वाला जुमला आया था हमारे पास, अ ब्लैक होल इज़ अ प्लेस। तो ज़रा इसको राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास DFN का टैग मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि गूगल का जो क्रॉलर है हमारा वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे भी बेस कर रहा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या कहते हैं आपने DFN का टैग लगाया हो तभी वो करे, लेकिन स्टिल DFN का टैग जो है वो स्टैंडर्ड है। आपको अपने वेबसाइट बनाने के दौरान कहीं पे अगर आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप ये टैग यूज़ करें, ठीक है। गूगल के पास ऑन अदर एंड वो किसी भी वेबसाइट पे जाता है, वो AI के ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है, वो इन चीज़ों पे भी बेस कर रहा होता है कि इस वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं डेली बेसिस पे, कितनी पॉपुलैरिटी है इस वेबसाइट की, कितने लोग बाउंस होके जाते हैं, उसके पास बहुत डेटा है जिसके बेस पे वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन स्टिल ये DFN का टैग क्या है, एक सिमेंटिक टैग आपके पास अवेलेबल है जो आपको चाहिए कि आप इस्तेमाल करें जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। अच्छा, फिर इसी तरह ये एड्रेस का एक है मौजूद हमारे पास। अच्छा, ये जो एड्रेस वाला टैग है, आपकी वेबसाइट पे जहाँ पे भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे उसको अपने एड्रेस के टैग में लिखना है, ठीक है। उससे होगा क्या कि जब भी कोई क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आएगा, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं जाके बोलता हूँ कि सपोर्ट क्या कस्टमर सपोर्ट फ़ोन नंबर पेयोनीर एक सर्विस है, पेमेंट की सर्विस है, बैंक है एक्चुअली। मैंने लिखा कस्टमर सपोर्ट फ़ोन नंबर ऑफ पेयोनीर। अब ये गूगल ना ठक करके ऐसे निकाल के सामने लेकर आ गया। अब गूगल को कैसे पता चला कि इस पूरी वेबसाइट में नंबर कहाँ पे था? एक तो गूगल AI के ज़रिए भी चीज़ें डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने वो एड्रेस का टैग लगाया हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, मैं अगर इसमें फ़ोन नंबर हटा के ना मैं लिखूँगा एड्रेस, तो हो सकता है एड्रेस भी लेकर आ जाइए। ये देखें, आप एड्रेस लेकर आ गया पेयोनियर वालों का, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह मैं लिखूँगा कि भाई सपोर्ट फ़ोन नंबर ऑफ पेपाल, तो ये पेपाल का भी मुझे मोस्ट प्रॉब्ली दिखा देगा। ठीक है। अच्छा, पेपाल में वो नहीं कर पा रहा, शायद पेपाल वालों ने ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, मे बी उन्होंने एड्रेस का वो एलिमेंट इस्तेमाल ना किया हो। वेल, तो सर्च इंजन को काफ़ी आसानी रहती है कि आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर, मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट है, जैसे उसका नाम है सिसबॉर्ग, ठीक है। अभी कोई बंदा गूगल पे जाके लिखता है कि व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ सिसबॉर्ग, ठीक है, तो वो गूगल को पता होगा अच्छा ये एड्रेस वाला टैग उठा के लाना है और वो सामने फ़ौरन डिस्प्ले करेगा उसको। तो ये एक बेनिफिट है इसका। इसको लगाकर आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे कोई ख़ास इसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा, ये जस्ट जैसे यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले दिखाया हुआ है इसी तरह दिखेगा ये, लेकिन सर्च इंजन पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। अच्छा, अगेन ये साइड में जो इन्होंने बातें लिखी हैं कि सारी आपने ख़ुद भी पढ़नी है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल होती है जो ज़ाहिर है अभी इस क्लास में कवर नहीं हो सकती। हमारे पास अभी देखें सिर्फ अभी 5 मिनट रह गए क्लास के लास्ट के ना, तो अभी हमारे पास क्या है, थोड़ा बहुत है चैप्टर में बाकी। अच्छा, इंसर्ट डिलीट ये होता है
कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि भाई कोई शूज़ है वो पहले $200 का था, फिर उस पर कट लगा के ना लिखा हुआ होता है कि भाई 150 का है अभी। तो ये उसके काम आता है कि इंसर्ट और डिलीट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपने कोई पुरानी बात को कट करके और नई बात लिखी है वहाँ पे, तो उसके लिए इंसर्ट और डिलीट का टैग आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। डिलीट उस पर कट लग जाएगा, इंसर्ट उसकी जगह पे जो बात आई है वो लग जाएगा। जी दोस्त, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? अच्छा, मैं ज़रा, अच्छा एक तो है इंसर्ट डिलीट, ठीक है। द इंसर्ट एलिमेंट कैन बी यूज टू शो कंटेंट दैट हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट, वाइल द डिलीट कैन शो द टेक्स्ट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम इट, ठीक है। कोई चीज़ आपने पुरानी कट करके नई चीज़ लगा दी, सही है, यही बात लिखी है। द कंटेंट ऑफ इंसर्ट एलिमेंट इज़ यूजुअली अंडरलाइंड वाइल द कंटेंट ऑफ डिलीट यूजुअली हैज़ अ लाइन थ्रू इट। कह रहे हैं कि हर ब्राउज़र इसको थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से डिस्प्ले करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो डिलीट किया उस पर क्रॉस लगा हुआ आ जाता है, और जो आपने नया इंसर्ट किया उस पर अंडरलाइन आ जाता है। इस तरह आम तौर पे इस तरह डिस्प्ले होता है। अच्छा, एक है स्ट्राइक, क्या नाम है इसका, ये एस का जो टैग है हमारा, ठीक है, स्ट्राइक थ्रो कहते हैं इसको, स्ट्राइक थ्रो का टैग है। द एस एलिमेंट इंडिकेट समथिंग हैज़ नो लॉन्गर एक्यूरेट और रेलिवेंट, ठीक है। अब आप नोट करें, ये डिलीट और ये स्ट्राइक देखने में दोनों एक जैसे हैं, काम दोनों यानी स्क्रीन पे जो डिस्प्ले है दोनों का वो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इंटरनल मीनिंग जो ये प्रोवाइड कर रहा है दोनों का अलग है, ठीक है। इस केस में ये इन्होंने बताया है कि यार कोई चीज़ रिमूव करके उसकी जगह पे नई चीज़ आई है। ऑन अदर हैंड स्ट्राइक में क्या बताया है इन्होंने कि अगर किसी चीज़ पे आपने स्ट्राइक कर दिया तो इसका मतलब है कि वो चीज़ पहले ठीक थी, अभी इररेलेवेंट हो गई है वो, ठीक है, क्योंकि या तो टाइम गुजरने के साथ साथ वो जो डेटा था वो इररेलेवेंट हो गया, ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है। या जैसे अभी आप केस में देख रहे हैं कि एक चीज़ थी कोई 995 का हुआ करता था वो, अभी वो 375 का है, तो वो टाइम के साथ या कुछ ख़ास मौके पे वो चीज़ क्या हो गई है, इररेलेवेंट हो गई है, ठीक है, तो उस पर हम लाइन स्ट्राइक लगा देते हैं। तो इसका थोड़ा सा इंटरनल, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन था जी, जो मोस्ट प्रोबेबली जैसे अगर मैं सेल की बात करता हूँ या इंसर्ट करने की बात करूँ, अगर सेल है या डिलीट है, तो जैसे डिलीट पे तो अंडरलाइन आ रहा है, हाँ। और स्ट्राइक थ्रू में लाइक जो है वो स्ट्राइक हो रहा है बीच। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है अगर डिलीट का कोई केस है, लाइक अगर वेबसाइट है कोई ऐसी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, उस पर नॉर्मली हमने देखा कि स्ट्राइक थ्रू भी होता है और अंडरलाइन भी होता है। तो एट दी एंड फॉर अगर मैं सेमेंटिक टैग्स की बात करूँ या पेज की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, तो गूगल जो क्रॉलिंग करता है वो फास्टर किसको करेगा, लाइक डिलीट को करेगा या स्ट्राइक थ्रू को करेगा? नहीं, असल में फास्टर की तो बात नहीं है इसके अंदर, दोनों के मीनिंग की बात है कि दोनों की मीनिंग को वो कैसे लेगा। देखो, ये जो इंसर्ट और डिलीट है ना, ये परमानेंट चेंज है, ये आमतौर पे वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे परमानेंट चेंज हो, ठीक है। कोई अगर आप Okay. पब्लिश कर रहे थे, गलती से कोई वर्ड ऐसा लिख दिया जो गलत था, आपको बाद में फील हुआ अच्छा Okay. गलत है ये, तो आमतौर पे क्या करते हैं, जो एथिकल बात है कि पुराना वाला भी रहता है, उस पर बस क्रॉस लगा देते हैं, नया इंसर्ट कर दिया उस पर, तो ये परमानेंट चेंज है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि वक्त के साथ इररेलेवेंट नहीं हुआ है, ये इन द फर्स्ट प्लेस था ही गलत, तो उसको क्रॉस लगा के चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, ऑन अदर हैंड ये जो स्ट्राइक थ्रो है ना, ये पहले रेलेवेंट था, पहले सही था, ये अब इररेलेवेंट हो गया है। कुछ या तो कुछ खास वक्त के लिए हो सकता है, 4 दिन के लिए रेलेवेंट हुआ, फिर दोबारा रेलेवेंट हो जाए। ये नॉर्मल सेल वगैरह जो सेल वगैरह जो लगती है वो हाँ। 1 हफ्ते की लगती है, जी। 3 दिन या 4 दिन की जो लगती है, उसमें नॉर्मली स्ट्राइक थ्रू का टैग उसमें नॉर्मली अगर आप स्ट्राइक यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ये टेम्प्रोरी, यानी पहले कोई चीज़ रेलेवेंट थी ओरिजिनल, मतलब मिसाल के तौर पे कोई अगर 995 अगर इसने लिखा हुआ है, तो ये लैपटॉप है तो 995 का ही ना अभी भी, लेकिन कुछ देर के लिए ये 995 इररेलेवेंट हो गया, अभी 375 का मिल रहा है। हो सकता है दोबारा वो ईद की अगर मिसाल के तौर पे सेल चल रही है, तो ईद ख़त्म हो गई, सेल ख़त्म, वो दोबारा रेलेवेंट हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा यूज़ केस का फ़र्क है, और यही वजह है कि इसको हम क्या कह रहे हैं, सिमेंटिक मार्कअप कह रहे हैं इसको हम स्ट्रक्चरल मार्कअप नहीं कह रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह हमने आज की क्लास में ये चैप्टर ख़त्म कर लिया। अच्छा, अब आप लोगों को
एक तो आपका टास्क ये है कि जो हेलो वर्ल्ड बिल्कुल शुरू में इस क्लास के किया था वो आप पहले अपने हाथ से बनाएंगे। उसके बाद आपने जो है ना ये जो इस चैप्टर के शुरू में एक छोटी सी वेबसाइट उन्होंने बनाकर आपको दिखाई थी, जिसका कोड यहाँ पे लास्ट पेज में इस वेबसाइट के लिखा हुआ है। चलते हैं ज़रा हम शुरू वाले पेज पे, जो बिल्कुल पहला पेज था इस चैप्टर का। उस पर इन्होंने एक वेबसाइट बनाकर आपको दिखाई थी ना, जिसका कोड लास्ट में बताया जा रहा है आपको। ये है वो वेबसाइट जो आपको पहले पेज पे बिल्कुल इन्होंने दिखा दी थी कि यार ये वेबसाइट हम बनाने लगे हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं लास्ट में और उसका कोड देख लेते हैं कि क्या क्या उस कोड में मौजूद है। ये वो वेबसाइट का डिस्प्ले और ये वो कोड, ठीक है। ये वाला कोड आप सब लोगों को अपने हाथ से लिखना है, ठीक है। और इसको लिखने के दौरान अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे आप अगली क्लास में सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें देखें इटैलिक भी यूज़ हुआ हुआ है कुछ जगहों पे साइटेशन भी यूज़ हुई हुई है, ठीक है। कुछ जगहों पे एब्रीवेशन भी यूज़ हुआ हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल हुई हुई हैं जो भी कुछ इस चैप्टर में पढ़ा है आपने, ठीक है। अच्छा एक तो ये आपने लिखना है कि अच्छा इसको लिखना कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं अभी फ़िलहाल, ठीक है। वो इसलिए नहीं है रॉकेट साइंस कि ये तो लिखा हुआ कोड है, इसको जस्ट देख के आपने अपने हाथ से लिखना है। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है, अभी हमारे पास अगला चैप्टर कौन सा ज़रा पहले मैं वो देखूं। ये अगला चैप्टर है हमारे पास लिस्ट। ये अगला चैप्टर आपने ख़ुद से पढ़ना है। वैसे तो मैं कल ये कवर करूँगा क्लास में, लेकिन ये चैप्टर आपने ख़ुद से पढ़ना है पूरा चैप्टर, ठीक है। और ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ने के बाद आपको HTML को इस्तेमाल करते हुए एक CV बनानी है, ठीक है। जो मैं कल चेक करूँगा ये असाइनमेंट आपका, जो इससे पहले ये कोड है ना ये वाला, ये तो आप अपने हिसाब से देख के एक बार लिख लीजिएगा। ये मैं चेक नहीं करूँगा, मैं चेक ये करूँगा ये तीसरा चैप्टर जो है ना ये वाला, ये पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, HTML के अंदर जितना भी HTML आपने सीखा है चैप्टर नंबर 3 तक, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 जो आप खुद से पढ़ेंगे, ये कंप्लीट पढ़ने तक जितना भी आपने HTML सीखा है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने एक CV बनानी है अपनी। अच्छा CV में क्या क्या होता है, एक ऊपर हेडिंग लगी हुई होती है जिसमें आपका लिखा हुआ होता है भाई CV या रिज्यूमे, जो भी एक हेडिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, हेडिंग थोड़ा सा डेटा, फिर हेडिंग, फिर थोड़ा सा डेटा, फिर हेडिंग, फिर थोड़ा सा डेटा। उसमें कहीं कहीं पे बुलेट पॉइंट्स भी आ रहे होते हैं, तो बुलेट पॉइंट ये चैप्टर में कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है CV में, और तो कुछ नहीं होता। तो आप सब लोगों का जो है ना ये टास्क है, ये मैं कल चेक करूँगा। कल का मतलब है कि जो भी हमारी अगली क्लास होगी उसमें मैं चेक करूँगा ये। तो सब लोगों को क्या करना है, तीसरा चैप्टर खुद से पढ़ाई करनी है उसकी, और ख़ुद से पढ़ाई करने के बाद आपने जो भी जितना भी तीसरे चैप्टर तक चीज़ पढ़ी है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने एक अदद CV बनानी है, अपना रिज्यूमे बनाना है, और मुझे वो अगली क्लास में दिखाना है। CV जो है वो एक पेज की बनाने मतलब एक पेज बहुत ज़्यादा हाँ, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी लिखो, अपनी एजुकेशन वगैरह छोटा मोटा जो भी है बस वो लिख के आगे। अच्छा GitHub समझा दें ताकि उस पर अपलोड कर सकें। नहीं दोस्त, अभी GitHub अभी जाना नहीं चाह रहा मैं उसकी तरफ, 1-2 क्लास के बाद इंशाल्लाह GitHub हम करेंगे, ठीक है। अच्छा किसी का भी अगर कोई सवाल है अभी आखिरी में, तो हमारे पास हैं 4-5 मिनट, तो वो मुझसे पूछ सकता है। अदरवाइज़ फिर हम जो है ना कंप्लीट करेंगे क्लास। उसके बाद मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूँगा YouTube प्राइवेट के ज़रिए, आपको ये लेक्चर दिया जाएगा सब लोगों को, ठीक है। और अपलोड करके इंशाल्लाह कल शाम तक आपको वो लिंक मिल जाएगा उसका भी इसी पेड ग्रुप में, ठीक है। जिन लोगों जो लोगों ने ईमेल आपने दी थी ना, फॉर्म फिल किया था, जिस ईमेल से आप यहाँ पे कनेक्टेड हैं, इसी ईमेल से आप YouTube खोलेंगे तो वो आपको वीडियो दिखेगी, किसी और ईमेल से खोलेंगे तो नहीं दिखेगी। ये प्लीज़ ध्यान में रखिएगा बात। जी दोस्त, ठीक है सर, थैंक यू सर। मतलब लीव कर सकते क्लास? जी बिल्कुल, जो जिसका कोई सवाल नहीं है वो लीव कर सकता है, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा बाकी लोग अगर कोई आपस में डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो ये मीटिंग में अभी लीव कर जाऊंगा, तो आप लोग आपस में भी चाहें तो डिस्कशन कर सकते हैं। आप मिल के आपस में असाइनमेंट्स बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे मैं भी लीव कर जाऊंगा, आप आराम से रिलैक्स होके 2-4 बंदे अलग अलग ग्रुप्स भी बना सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे, ठीक है। आपस में एक दूसरे से दोस्तियाँ करें। जी दोस्त, सर वीडियो रिकॉर्डिंग और बुक शेयर कर दिएगा।
हाँ जी, बुक तो शेयर कर दी है किसी ने ऑलरेडी ना, ग्रुप में मैं देख रहा था। और रिकॉर्डिंग आपको कल शाम तक मिलेगी इंशाल्लाह, ठीक है? जिस दिन क्लास होगी उसके हेलो। अगले दिन शाम तक रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, ठीक है जी? हेलो। जी दोस्त। सर वो मैं कह रहा था कि अगर क्लास 7 से 9 हो जाए, क्योंकि 9 बजे लाइट चली जाती है ना। हाँ यार प्यारे दोस्त, ये लाइट वाला जो इशू है ना, ये तो आजकल कराची में थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। 7 से 9 असल में टाइमिंग चेंज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा ऐसे, क्योंकि यार बहुत सारे जो लोग हैं वो भी इनरोल हैं और वो इसी टाइमिंग पे इनरोल हैं 8 से लेकर 10 तक ना। तो अभी आपके लिए मैं टाइमिंग चेंज तो कर दूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अवेलेबल हूँ 7 से 9 भी, लेकिन वो बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं ना उसकी वजह से। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी थोड़ा सा चलो फिर मद्देनज़र रखना होगा। आपको मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको सॉल्यूशन बताने की। आप ना मोबाइल पे अगर आपके पास डेटा है तो आप ना लेक्चर मोबाइल पे देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि लेक्चर जो ये वाली क्लास है ये तो देखने वाली चीज़ है, सही है? आम तौर पे इस लेक्चर के दौरान आपको कोई टास्क वगैरह नहीं दिया जाएगा थ्रू आउट द कोर्स। वो आपको ये होगा कि लेक्चर देखने के बाद आपको टास्क बनाना है, ठीक है? तो आप या तो वो मोबाइल पे लाइव देख लें, मोबाइल आजकल बड़ी स्क्रीन वाले आ गए हैं, होंगे आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली घर में, ठीक है? दूसरा ये कि आप अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आमतौर पे चार्जिंग ना 2 घंटे तक चल जाती है आजकल, जो हैं लैपटॉप पुराने भी हैं अगर तो उसमें भी 2 घंटे चल जाती है। तो आप लैपटॉप फुली चार्ज कर लें अगर, तो आप 2 घंटे उससे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर पे अगर वाईफाई का राउटर लगा हुआ है तो वो उसका एक चार्जर आता है, वो 500-600 रुपये का होता है चार्जर, तो वो आपको एक एक्सपेंस होगा आपका, वो आप अगर लगा देंगे ना उसमें चार्जर, तो उससे क्या होगा कि आपकी लाइट जाने के बाद भी ना वो 2-3 घंटे चलता रहता है आपका राउटर, ठीक है? और आप अपने इंटरनेट प्रोवाइडर वाले से जो है ना, जो जिसने केबल इंटरनेट लगा कर गया है, जो उसी से कहिएगा वो ला के आपके लगा देगा, और वो पैसे जो होंगे उसके आप वो दे सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, इस पर वो प्लीज़ वाला काम मैं चार्जिंग वाला कर लूँगा, क्योंकि 3G और 4G यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है ना। हाँ, PTCL इंटरनेट है मेरे पास, PTCL का इंटरनेट है, फिर तो वो तो ये है कि उसको चार्जिंग, या फिर ये एक रिकॉर्डिंग देख कर 4G आपके पास कौन सा है? PTCL का कौन सा वाला कनेक्शन 4G है, वही है 4G की डिवाइस है ना? हाँ फिर तो ये ज़बरदस्त है। ब्रॉडबैंड। जो वायरलेस डिवाइस होती है वो है ना आपके पास, या तार वाला है? 4G जो है 4G। हाँ तो 4G में तो बहुत तार वाला आसान है। आपने क्या करना है, एक पावर बैंक हो अगर किसी के पास, तो बस पावर बैंक से उसको लगा के आपने रख देना है, वो तो चलता रहेगा, वो तो कहीं नहीं जाता। और लैपटॉप को आपने फुली चार्ज कर लेना है इंशाल्लाह, ये सोल्यूशन ठीक है? अगर पॉसिबल हो तो सैटरडे क्लास संडे मूव नहीं हो सकती? सॉरी, सैटरडे को क्या? सैटरडे की जो क्लास है मैंने कहा वो संडे मूव नहीं हो सकती? संडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, सैटरडे को ही हमें करनी पड़ेगी वो क्लास, ठीक है? चल ठीक है, क्योंकि सैटरडे को छुट्टी होती है तो सारा फिर पूरे हफ्ते की जो मतलब थकावट होती है वो रात को फिर आउटिंग वगैरह करने की होती है, तो वो 10 बजे फारिग होंगे, तो उसको ऐसे नहीं कह रहा था। एनीवे तो फिर अगर आप फारिग हुई तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात रहेगी। सर एक क्वेश्चन है, ये जी प्लीज़। ये लेक्चर जो है वो कितनी देर तक अवेलेबल होगा? ये कल शाम तक हम अवेलेबल होगा तो देख सकते हैं इसको? जी प्यारे दोस्त, कल शाम तक ही अवेलेबल होगा आपके पास, जिस दिन क्लास होगी उसके अगले दिन शाम को आपको वो लेक्चर ठीक है, लेकिन सर कितने टाइम के लिए अवेलेबल होगा? ये हमने भी हमेशा रहता है हमेशा या लाइफ टाइम, ये इसका आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस होगा, बेफिक्र हो जाए आप। लाइफ टाइम? जी ठीक है सर। हेलो जी दोस्त। जी सर, ये तो बेसिकली असाइनमेंट आपने बताया है कि मतलब इस तरह फोल्डर बना के अपने पास सेव करना होगा। हाँ, इसी तरह फ़ोल्डर बना के आपने सेव करना है, और आपने जैसे अभी आप कॉल पे मौजूद हैं, स्क्रीन शेयर करके अपना दिखा दीजिएगा आप। मैं जो 4-5 लोगों की चेक करूँगा जिन्होंने जो टॉप के लोग हैं, ज़ाहिर है अभी सब लोगों का असाइनमेंट अगर मैं चेक करूँगा तो वो तो पूरा क्लास उसी में निकल जाएगी, ठीक है? 4-5 लोगों का देखूँगा कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स किए हैं, थोड़े हम डिस्कशन कर लेंगे उस पर, फिर हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू। चलें, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात रहेगी अगली क्लास में, बाय बाय।